छत पर मौजूद आदमी ने उन तीन काली आकृतियों को प्लेजर हाउस में घुसते देखा और ताना मारा, है मजिस्ट्रेट के कुत्ते। अगले ही पल वो अंधेरे में गायब हो गया। वो तीनों आकृतियां उस बदसूरत ऑर्क मालिक की तरफ रेंग कर बढ़ीं, जो काउंटर के पीछे सुस्ती से बैठा था क्योंकि आज धंधा मंदा था। इस वक्त एक बर्फीली आवाज उसके कान में फुसफुसाई, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो सहयोग करो। बदसूरत ऑर्क तुरंत डर गया जब ये आवाज उसके कान के पास गूंजी, लेकिन इससे पहले कि वो चीख भी पाता, एक मजबूत हाथ ने उसका मुंह बंद कर दिया और आवाज फिर गूंजी, गटर के चूहे, क्या तुम अपनी वेश्या मां से मिलने के लिए इतने उतावले हो? बदसूरत ऑर्क का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो जानता था कि दूसरी पार्टी बेतुकी रूप से मजबूत है क्योंकि वो खुद एक रेयर टीयर 5 फाइटर था, लेकिन दूसरी पार्टी ने उसे जल्दी से दबा दिया। उसने कोई चाल चलने की हिम्मत नहीं की और संघर्ष करना बंद कर दिया। है, अच्छा वेश्यापुत्र, ठंडी आवाज ने फिर ताना मारा, फिर पकड़ ढीली करते हुए पूछा, अब बताओ वो बंदा कहाँ है जिसने आज दोपहर 3 बारबेरियन वेश्याओं को चुना था? बदसूरत ऑर्क ने छिपाने की हिम्मत नहीं की और पसीने से तरबतर होते हुए जल्दी से जवाब दिया, तीसरी मंजिल, कमरा 343। शाबाश, अब एक अच्छे कुत्ते की तरह व्यवहार करो और ऐसा दिखावा करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे वापस आने और तुम्हें तुम्हारी ही आंतों से गला घोंटने पर मजबूर मत करना। क्या हम समझ गए? व्यक्ति ने जानलेवा इरादे की झलक के साथ सवाल किया। बदसूरत ऑर्क लगभग रो पड़ा और पागलों की तरह सिर हिलाया। उसने इस बदजुबान कमीने को नाराज करने के लिए अपना दिमाग नहीं खोया था। इसके अलावा बदसूरत ऑर्क लगभग अपनी पूरी जिंदगी इस धंधे में था और वो जानता था कि ईस्टर सिटी में कोई भी गैंगस्टर नहीं बन सकता। परिणाम स्वरूप अपराध दर व्यावहारिक रूप से न के बराबर थी, जब तक कि कोई सिटी मजिस्ट्रेट का कोप और सेना को अपनी पूंछ पर न चाहता हो। तो ये रहस्यमयी हमलावर साधारण नहीं था, और वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे बच निकलने का भरोसा था या उसके पास कोई बैकर था। मामला जो भी हो, वो इससे कोई लेना देना नहीं रखना चाहता था। अगले ही पल बदसूरत ऑर्क ने महसूस किया कि उसके पीछे की मौजूदगी गायब हो गई है, और जब वो मुड़ा तो कोई नहीं था। उसका दिल ठंडा पड़ गया। आखिर वो कौन है जिसने इस तरह के लोगों को अपनी ओर खींचा? उसने मुंह बनाया लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं की और बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तीनों काले व्यक्ति बिना कोई आवाज किए तीसरी मंजिल पर चले गए। नंबर 2 और नंबर 3 टारगेट के पास टियर 7 या टियर 8 टियर फाइटर लेवल की ताकत है, इसलिए हम उसे विरोध करने का मौका नहीं दे सकते। हम स्लीपिंग ब्यूटी का इस्तेमाल करेंगे और टारगेट को स्थिर करने और बिना किसी हंगामे के यहाँ से निकलने का मिशन पूरा करेंगे। सबसे आगे वाले व्यक्ति ने फुसफुसाते हुए सख्ती से कहा, जो केवल उसके पीछे वाले दो ही सुन सकते थे। गलियारा लाल बत्ती में धुंधला रोशन था। खौफनाक सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे वहां कोई ना हो। हालांकि जैसे ही वे कमरा 343 के करीब पहुंचे, नंबर 3 अचानक बोला, नंबर 1, मुझे खून की गंध आ रही है। कहाँ? नंबर 1 ने घबराहट की झलक के साथ सवाल किया। मुझे लगता है ये टारगेट के कमरे से आ रही है, नंबर 3 ने अनिश्चितता के साथ कहा। लेकिन उसके साथी इतने अनिश्चित नहीं थे, क्योंकि वे जानते थे कि नंबर 3 की सूंघने की क्षमता ईस्टर सिटी में अव्वल है, और इसीलिए वो इस मिशन में उनके साथ था। प्लान डी, हम डिनर के लिए अंदर जा रहे हैं, नंबर 1 ने गंभीर आवाज में कहा, और उसने एक बैंगनी खंजर निकाला और एक काली रोशनी का बैरियर उसे घेरने लगा। बाकी दोनों ने भी अपने शील्ड बैरियर एक्टिवेट कर लिए और हथियार निकाल लिए। नंबर 1 कमरा 343 पर पहुंचा और उसकी भूरी आंखें सिकुड़ गई जब उसने दरवाजे पर एक छोटी दरार देखी। ये खुला है, उसने घबराहट के साथ खुलासा किया। गहरी सांस लेने के बाद, तैयार, उसने दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा खुलते ही उनकी आंखों के सामने एक वीभत्स दृश्य आया और एक घिनौनी गंध उनके नाक पर हमला किया। कमरे के अंदर सिर्फ एक बिस्तर था, जो इस वक्त खून और 2 नग्न वेश्याओं के मांस से रंगा था, जिनकी छाती के बीच में बड़े छेद थे, जैसे कोई तोप का गोला उनके आर पार हो गया हो। लेकिन दीवार पर खून से लिखी लिखावट ने उन तीनों काली आकृतियों का ध्यान खींचा। ब्लैंकर किलर स्कल सोसाइटी का था, सो लॉन्ग रिटार्ड्स। कमीने, ये फिर से वही हैं। नंबर 1 ने जोर से कोसने से खुद को रोक नहीं पाया। वो अपने सामने के दृश्य से जरा भी प्रभावित नहीं था। लगता है तीसरी वेश्या उनकी एजेंट थी, जो उसकी गायब लाश की व्याख्या करेगी। वे लगभग 6 घंटे पहले मारे गए। लेकिन सवाल यह है कि वे भागे कैसे, क्योंकि इमारत में कोई खिड़की नहीं है। नंबर 2 की कुरकुरी आवाज उलझन में गूंजी। यहाँ इस तरह का संयोग कैसे हो सकता है? उस बंदे ने 3 बारबेरियंस को चुना और उनमें से एक इत्तेफाक से एक स्कल निकली जो ब्लैंकर के पीछे थी, और वो बस उसकी गोद में आ गिरा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? नंबर 3 ने प्रतिवाद किया कि पूरी स्थिति बहुत गड़बड़ है। ये कमबख्त स्कल सोसाइटी है, कुछ भी हो सकता है। लगता है उन स्कल्स की भी हमारी तरह ब्लैंकर पर नजर थी, लेकिन उन्होंने हमसे पहले बाजी मार ली। नंबर 1 ने अफसोस से आह भरी। तुमने सही कहा, और अब वो तुम्हारी मौत का इल्जाम भी ले सकते हैं।
एक बेहद पापी आवाज इस वक्त उनके पीछे से गूंजी, और इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, पॉप 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 सुरक्षात्मक बैरियर के साथ उनके सिर के परखच्चे उड़ गए। लबादे में एक लंबा व्यक्ति वहां खड़ा था। उसका हथौड़े जैसा हाथ मुट्ठी में भिंचा हुआ था और लाल खून से टपक रहा था। जब उसने गुस्से से भरी आंखों से दृश्य को देखा, हरामखोर सोसाइटी, उसने कोसा और फिर दूसरे कमरों की तलाशी लेने लगा। उसी लेन में सिर्फ 3 कमरे और थे। उसे आखिरकार पता चल गया कि वे बिना किसी को सतर्क किए कैसे भागे। इमारत के ठीक पीछे दीवार में एक बड़ा छेद खुला हुआ था, जो उसके जैसे किसी भी पहरेदार के लिए एक ब्लाइंड स्पॉट था। फक, निक्सन पागल हो जाएगा और मुझे इसके लिए दोषी ठहराएगा। उसने गुस्से से कोसा और वो छेद लेकर चला गया। वो निक्सन को रिपोर्ट करने से पहले इलाके की तलाशी लेने वाला था, लेकिन उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जिसने भी ये किया बेहद बारीक था और वे जानते थे कि लोग जैकब को देख रहे हैं। जहां तक जैकब के खुद पूरी चीज की योजना बनाने की बात थी, ये अभी तक उनके दिमाग में नहीं आया, क्योंकि किलर स्कल सोसाइटी ने पास्ट में ऐसा किया था। जैकब के पास भागने या इस पूरी स्थिति को ऑर्केस्ट्रेट करने का कोई कारण भी नहीं था, क्योंकि वे उसकी तरफ थे। कम से कम हर कोई पहले यही सोचेगा। ईस्टर सिटी के पश्चिम से कुछ मील दूर, कोल्ड विल्डरनेस में, जो गोल्डन स्वॉर्ड्स कंट्री के नॉर्थ गोल्डन स्वॉर्ड प्रोविंस की ओर जाता था, एक अलाव ने इलाके को रोशन किया और सिल्वर बालों वाला और हैंडसम दिखने वाला एक आदमी अलाव के पास बैठा था और एक लंबी पैर की हड्डी से मांस नोच रहा था। उसके पास और भी हड्डियां पड़ी थीं और वो जो कुछ भी खा रहा था, ये उसका आखिरी टुकड़ा था। ये व्यक्ति स्वाभाविक रूप से कोई और नहीं बल्कि जैकब था। नाइटमेयर नाइट लीजन के प्राइवेट सर्वर में हर तरह की जानकारी हासिल करने के बाद जैकब ने इस गायब होने के नाटक की पूरे 1 महीने तक योजना बनाई थी। वो जानता था कि अगर वो सबको गोल गोल घुमाना चाहता है तो उसे एक बलि का बकरा चाहिए, और उसके पसंदीदा दुश्मन किलर स्कल सोसाइटी से बेहतर बलि का बकरा कौन हो सकता है। उन लोगों के कुख्यात कारनामे पूरे रेयर प्लेन्स की खबरों में थे, और जैकब को बस उनके एक कुख्यात कारनामे को ऑर्केस्ट्रेट करना था। इसलिए उसने रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट को चुना, जो उसके भागने के लिए पर्याप्त समय खरीदने और किलर स्कल सोसाइटी पर दोष मढ़ने के लिए एकदम सही जगह थी। भले ही किसी को शक हो तो क्या हुआ, वे जितना चाहे अटकलें लगा सकते हैं, लेकिन जब तक वे जैकब को नहीं ढूंढ लेते या किलर स्कल सोसाइटी की बातों पर विश्वास नहीं करते, जो वे कभी नहीं करेंगे, ये कभी साफ नहीं होगा कि उस दिन क्या हुआ था। वो पहले से ही जानता था कि ब्लैंकर होना यहाँ बहुत बड़ी बात है। कुछ शोध के बाद उसने पाया कि लाइट नेशन में उसके अलावा केवल एक ब्लैंकर जिंदा था। और तो और खुदाई करने के बाद उसे अतीत में ब्लैंकर्स के प्रकट होने के कुछ मामले मिले, लेकिन वे सभी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए, जिससे जैकब को कुछ गड़बड़ लगी। इसलिए जैकब ने जनता की नज़रों से गायब होने का फैसला किया, जो उसका असली लक्ष्य था। लेकिन उसे ऐसा दिखाना था जैसे ये किसी और ने किया हो, उसने नहीं। ऐसा करने से भले ही वो स्टार नेटवर्क पर एक्टिव रहे और कुछ जघन्य काम करे, दूसरों को केवल यही शक होगा कि किलर स्कल सोसाइटी ने उसके सिर में वो ब्रेन चिप्स लगा दी हैं और अब वो उनका प्यादा है। स्कल्स के द्वारा अपहरण करने के कुछ फायदे थे, इसलिए जैकब ने बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा किया, और इस तरह वो कुछ भी करने के लिए आज़ाद होगा जब तक कि वो निक्सन या गोल्डन स्वॉर्ड्स कंट्री द्वारा पकड़ा न जा सके। ये और भी असंभव होने वाला था, क्योंकि वो मैजिक कोर्स का शिकार शुरू करने के लिए वाइल्ड नेशन की ओर जा रहा था, और जब तक जरूरी ना हो वो 4 शक्तियों के क्षेत्रों में वापस नहीं आएगा। डार्क वुडलैंड रेयर फ्रीडम प्लेन्स के सुदूर उत्तर में स्थित था। ये जगह वाइल्ड नेशन और रेयर वाइल्डनेस प्लेन्स के बीच की सीमा थी। जिस पल कोई डार्क वुडलैंड पार करता, वो रेयर फ्रीडम प्लेन्स की सुरक्षा से बाहर निकल जाता, जहां वाइल्ड नेशन के डार्क बीइंग्स घुसपैठ नहीं कर सकते थे। चारों शक्तियों ने मिलकर डार्क पास नाम की एक मोटी दीवार बनाई थी, और उनके आर्मी बेस भी इस दीवार के पीछे थे। कोई भी जो डार्क पास छोड़ना चाहता था छोड़ सकता था, जब तक कि 4 शक्तियां उन्हें नहीं चाहती थीं। लेकिन डार्क पास की सुरक्षा में वापस आना बिल्कुल अलग बात थी। फिर भी कुछ साहसी और रोमांचकारी आत्माएं उन अज्ञात क्षेत्रों में जाने की हिम्मत करती थीं, और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो या तो 4 शक्तियों द्वारा नियंत्रित नहीं होना चाहते थे या बस मौत से नहीं डरते थे। आखिरकार रेयर फ्रीडम प्लेन्स के बाहर के मैदान बहुत अधिक व्यापक और अनखोजे थे। इस समय रात हो चुकी थी, लेकिन गोल्डन स्वॉर्ड्स डार्क पास दिन की तरह रोशन था। सैनिक गश्त कर रहे थे और आर्मी बेस की इमारतों पर बड़ी बड़ी सर्च लाइट्स लगी थीं। ये गोल्डन स्वॉर्ड्स आर्मी के अधिकार क्षेत्र में एक विशाल सैन्य परिसर, कोलोसल आर्मी कंपाउंड था, और स्टार ओशन के बाद सबसे सुरक्षित जगह थी। इस परिसर के बीच में एक विशाल सड़क थी, जो डार्क पास के विशाल धातु के गेट की ओर जाती थी, जहां कई बैरिकेड्स लगाए गए थे। इस वक्त एक नकाबपोश आकृति परिसर के गेट की सर्चलाइट में चली गई। रुको, अपना चेहरा दिखाओ, वरना हम गोली चला देंगे।
एक जोरदार आवाज ने चेतावनी दी और उस आकृति पर और सर्चलाइट्स लॉक हो गईं। इन गेटों के बगल में 2 बैरिकेड्स थे और उनके अंदर के सैनिकों ने अपनी राइफल्स बस आकृति पर तान दी। गोली मत चलाना बेवकूफों, नकाबपोश आकृति ने जोर से ताना मारा और अपने सिर से लबादा हटा दिया, जिससे उसका बेमिसाल हैंडसम चेहरा और खासकर लंबे सुनहरे बाल दिखाई दिए। उन रक्षक सैनिकों ने तुरंत अपने हथियार नीचे कर लिए। तो ये सर एल्फ है, कृपया हमें माफ कर दें, हम प्रोटोकॉल का पालन कर रहे थे। गोल्डन स्वॉर्ड्स कंट्री में गोल्डन एल्व्स का बहुत ऊंचा दर्जा था। सीधे शब्दों में कहें तो वे शासकों के समान थे, क्योंकि गोल्डन एल्व्स जादू में माहिर सबसे मजबूत प्रजातियों में से एक थे और जादू की प्रतिभा के साथ पैदा होते थे। यहाँ तक कि उनके कम प्रतिभाशाली सदस्यों में भी जादुई प्रतिभा थी। इसलिए गोल्डन एल्व्स के पास पूरे गोल्डन स्वॉर्ड्स कंट्री में उच्च रैंकिंग सैन्य सदस्य थे और केवल 2 कबीले ही उनकी तुलना कर सकते थे। लेकिन फिर भी वे इस नस्ल की भव्यता में कम थे। इतना ही नहीं, एल्व्स का हुलिया अलग था और वे आसानी से भीड़ में अलग दिखते थे, इसलिए उनका रूप धरना लगभग नामुमकिन था। गोल्डन एल्व्स के सुनहरे बाल होते थे, इसलिए उन्हें और भी आसानी से पहचाना जा सकता था। आखिर में एल्व्स अपनी प्रतिभा और उपस्थिति के कारण जन्मजात रूप से घमंडी थे और हर दूसरी जाति को नीची नज़र से देखते थे। इसलिए इस एल्फ के घमंडी शब्दों से सैनिकों को बुरा नहीं लगा। वे सब जानते थे कि गोल्डन स्वॉर्ड्स कंट्री में किसी गोल्डन एल्फ को नाराज करना मुसीबत को न्योता देने जैसा था, क्योंकि वे अपनी नस्ल के प्रति काफ़ी सुरक्षात्मक भी थे। गोल्डन एल्फ ने तिरस्कार से ताना मारा और अपना सिर फिर से ढक लिया और गार्ड पोस्ट की ओर बढ़ गया। एक ट्रोल सैनिक ने जल्दी से बटन दबाया और स्टील के गेट खुलने लगे। इस एल्फ का स्वागत करने के लिए 2 और ट्रोल वहां खड़े थे। सर, कृपया हमारे पीछे आएं, हम आपके रहने और खाने का इंतजाम करेंगे, उनमें से एक ने सम्मान से कहा, क्योंकि वे जानते थे कि एल्फ को खुश करना रैंक में ऊपर चढ़ने का सबसे आसान तरीका है। हालांकि एल्फ की कुछ और ही योजनाएं थीं और उसने ठंडे स्वर में आदेश दिया, मैं डार्क पास को ट्रेनिंग के लिए छोड़ना चाहता हूं, जल्दी इंतजाम करो, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। वे सैनिक हैरान रह गए। ये कृपया इंतजार करें, मैं आपके लिए गार्ड यूनिट का इंतजाम करता हूं। वे जानते थे कि डार्क पास के बाहर की ज़मीनें कितनी खतरनाक हैं और वहां अकेले जाने वाला एल्फ काफ़ी दुर्लभ नज़ारा था। वे यहाँ आते भी नहीं थे, ट्रेनिंग के लिए जाना तो दूर की बात थी। वे सब सेंट्रल प्रोविंस की सुरक्षा में रहते थे और कभी कभार ही यहाँ आते थे, लेकिन वे एक बड़े काफिले और उच्च रैंकिंग सदस्यों के साथ आते थे। ये एल्फ स्पष्ट रूप से एक अजूबा था, लेकिन उन्होंने फिर भी गार्ड का इंतजाम किया, क्योंकि एल्फ के लिए ये मुश्किल नहीं था। ज़रूरत नहीं, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे वहाँ तुम बेवकूफ़ों की ज़रूरत होगी जो मुझे धीमा कर दें या मुझे तुम्हारे साथ मरने के लिए खींच लें? एल्फ ने मजाक उड़ाया और अचानक अपनी स्टार वॉच दिखाई और उसके अंदर एक एम्बलम जल उठा। जब उन गार्ड्स ने वो एम्बलम देखा तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। 2 स्टार नाइटमेयर मैजिक नाइट, एक 2 स्टार नाइटमेयर फाइटर नाइट से भी ज़्यादा दुर्लभ था और एल्फ रेस में भी ऐसे 100 से थोड़े ही ज़्यादा थे। तो ये आदमी स्पष्ट रूप से गोल्डन एल्फ कबीले के भीतर उच्च दर्जे का था। इसलिए उन्होंने जल्दी से कार्रवाई की और उसे गुस्सा दिलाने का जोखिम नहीं उठाया। जल्द ही एक आर्मी जीप का इंतजाम किया गया और एल्फ पिछली सीट पर बैठ गया, जबकि ट्रोल सैनिक उसे दूसरी तरफ ले गया। बताओ, तुम दूसरी तरफ की डार्क सिटी के बारे में क्या जानते हो? एल्फ ने अचानक सवाल किया। इस सवाल ने ट्रोल को चौंका दिया, लेकिन उसने जल्दी से अपना संयम वापस पा लिया और अनिश्चितता से जवाब दिया, मुझे ज़्यादा नहीं पता सर, लेकिन अफवाहों के मुताबिक डार्क सिटी कहीं रेयर वाइल्डनेस प्लेन्स में मौजूद है, लेकिन किसी ने कभी इसकी पुष्टि नहीं की है, क्योंकि वहाँ का रास्ता बहुत खतरनाक है। लेकिन कुछ साल पहले खबर फैली थी कि जो कोई भी रेयर प्लेन्स की डार्क सिटी जाता है वो कभी वापस नहीं आता। अंत में इस खबर को किसी पतित स्कल द्वारा किया गया मजाक घोषित कर दिया गया। लेकिन रेयर फ्रीडम प्लेन्स की डार्क सिटी की तरह वो रेयर प्लेन्स में भी मौजूद थी, लेकिन वे लोग बहुत रहस्यमयी हैं और कभी किसी के आगे नहीं झुके, यहाँ तक कि 3 महाशक्तियों के आगे भी नहीं। ट्रोल ने असंतोष से ताना मारा। वे स्पष्ट रूप से डार्क सिटी के इस घमंड से नाखुश था, जो किसी को भाव नहीं देता था। एल्फ ने गुर्राया और फिर नहीं बोला, और ट्रोल ने बिना अनुमति के बोलने की हिम्मत नहीं की। इसके बाद वे सड़क के अंत तक पहुंचे, और जब उन निरीक्षकों ने देखा कि ये एक एल्फ है तो उन्होंने उसकी आईडी स्कैन भी नहीं मांगी और सावधानी के कुछ शब्दों के साथ उन्हें जाने दिया। ट्रोल ने जीप को विशाल धातु के गेट के भीतर एक छोटे गेट के सामने रोक दिया। एल्फ जीप से उतरा और गेट की ओर चला, जहां उसने एक गहरी आवाज़ सुनी, क्या आपको यकीन है कि आप अकेले जाना चाहते हैं? बस इस कमबख्त चीज़ को खोलो, तुम सब इस लॉर्ड की क्षमताओं पर सवाल क्यों कर रहे हो? एल्फ ने ठंडे स्वर में कहा। बहुत अच्छा, कृपया अपनी स्टार वॉच का पहचान बैज स्कैनर के सामने रखें।
आवाज फिर गूंजी। एल्फ ने अपनी कलाई दीवार से जुड़ी काली स्क्रीन पर रखी और स्कैनिंग पूरी होने के बाद मेटल का गेट अचानक जोरदार खड़खड़ाहट करने लगा और फिर खिसक कर खुल गया। हम आपकी वापसी का इंतजार करेंगे, आवाज फिर गूंजी। एल्फ ने नाक से कोड़ी और खुले गेट से गुजरकर अंधेरे में गायब हो गया। डार्क पास के आर्मी कंपाउंड में एक हट्टा कट्टा ऑर्क एल्फ को डार्क पास छोड़ते देख भौं से कोड़ रहा था। उसने अपनी स्टार वॉच दबाई और अचानक एक परेशान करने वाली आवाज गूंजी। क्या है डिप्टी जनरल, आधी रात हो रही है, मत कहना वो कमीने फिर से दीवार पर हमला कर रहे हैं। मैं बस आपको ये बताने के लिए संपर्क कर रहा था कि एक गोल्डन एल्फ, शायद एक एल्फ एल्डर, अभी कुछ पहले डार्क पास छोड़कर गया है अकेला। क्या क्या उसने तुम्हें वजह बताई? परेशान करने वाली आवाज अचानक सख्त हो गई। क्या आपको लगता है कि एक एल्फ एल्डर मुझे कुछ बताएगा? ऑर्क ने अर्थपूर्ण ढंग से सवाल किया। उन लोगों का घमंड। चूंकि वो अपनी मर्जी से गया है तो इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। बस इसकी रिकॉर्डिंग रखो। अगर वे एल्व्स हमें परेशान करने आए तो वो रिकॉर्डिंग जादू की तरह काम करेगी। आवाज ठंडे स्वर में हंसी। मैं भी यही सोच रहा था। गुड नाइट जनरल। ऑर्क ने कनेक्शन काट दिया, लेकिन वो बुदबुदाते हुए भौं से कोड़ रहा था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मामला इतना सीधा नहीं है? डार्क पास के दूसरी तरफ गोल्डन एल्फ पेड़ों के बीच फुर्ती से आगे बढ़ रहा था, जैसे जैसे उसके और डार्क पास के बीच की दूरी बढ़ रही थी। डार्क पास से कुछ मील दूर जाने के बाद एल्फ जंगली वनस्पतियों के बीच छिपे पानी के एक छोटे स्रोत के सामने रुका। उस पर से लबादा जादुई रूप से गायब हो गया, जिससे उसका हैंडसम रूप सामने आ गया। अचानक उसने अपने नुकीले कानों को पकड़ा और एक धक्के से वे नुकीले कान उसके प्राकृतिक इंसानी कानों से अलग हो गए। इतना ही नहीं, उसने अपने बाल धोने शुरू किए। सुनहरा रंग पानी में घुलने लगा और सुनहरे बाल सिल्वर में बदल गए। चेहरा धोने के बाद सारा मेकअप भी उतर गया। उसके होंठ एक उपहासपूर्ण मुस्कान में मुड़ गए जब उसने पानी की सतह पर अपना प्रतिबिंब देखा। ये कोई और नहीं बल्कि जेकब था। जैकोब अपनी उपहासपूर्ण मुस्कान रोक नहीं पाया, क्योंकि उसने उन सैनिकों को गोल्डन एल्फ के भेष में बहुत आसानी से बेवकूफ़ बना दिया था। हालांकि वो जानता था कि गोल्डन एल्फ कबीला गोल्डन स्वॉर्ड्स कंट्री का सबसे प्रभावशाली कबीला है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उनकी प्रतिष्ठा इतनी ज़्यादा होगी। उसने गोल्डन एल्फ का रूप धरना इसलिए चुना क्योंकि वो इंसानों जैसे दिखते थे, और वो उन पहचान बैच को पाने के बाद इसे अंजाम देने के लिए काफ़ी आश्वस्त था। लेकिन वो तैयार था कि अगर उन्होंने सवाल पूछे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जैकब के विचारों की श्रृंखला अचानक रुक गई, क्योंकि उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी पीठ के रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही उसने अपनी सफाई खत्म की, पानी में अचानक हलचल हुई और एक तेज धार वाली तलवार पानी की सतह को चीरती हुई सीधे जैकब के चेहरे की ओर बढ़ी। ये बहुत अचानक था, लेकिन जैकब का डेंजर सेंस कोई मजाक नहीं था। जिस पल उसने इस भारी खतरे को महसूस किया, उसकी हार्ट रेट अचानक 1 एचबीपीएस से 10 एचबीपीएस पर पहुंच गई और उसने 1x एक्सेलरेशन में प्रवेश किया। समय धीमा होता हुआ लग रहा था। इससे पहले कि वो तेज तलवार उसकी आंख को भेद पाती, एक काला इनगट उसकी आंख और तलवार की धार के बीच आ गया। खन! सन्नाटे में धातु के टकराने की आवाज गूंजी और धातु का इनगट जैकब के चेहरे पर भी लगा, लेकिन ये उस तलवार से आर पार होने और अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मरने से कहीं बेहतर था। उसी पल जैकब का सिर जमीन से टकराया, लेकिन उसने अपने चेहरे और सिर के दर्द को नज़रअंदाज करते हुए जल्दी से एक तरफ रोल किया। हमले के क्षेत्र से 1 मीटर दूर लुढ़कने के बाद उसने आखिरकार खुद को स्थिर किया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जैकब की आंखों के पास एक गहरा लाल निशान देखा जा सकता था, लेकिन वो पूरी तरह शांत था, जबकि उसकी आंखों में जानलेवा इरादा उभर आया था। मैं उस गंदगी के ढेर से निकलने के बाद लगभग मर ही जाता था। फ्रीडम प्लेन्स की शक्तियों को बेवकूफ़ बनाने के बाद वो घमंडी हो रहा था, और ये उसके लिए एक चेतावनी थी। लेकिन ये अभी भी अप्रत्याशित था कि कोई उस पानी के स्रोत के नीचे इतने समय से छिपा हुआ था, और जैकब बिल्कुल भी लापरवाह नहीं था। इसका मतलब था कि जो कोई भी ये हमलावर था, वो जैकब के वहाँ पहुँचने से पहले ही पानी के नीचे छिपा था। सबसे बड़ी बात, उसे कोई धड़कन नहीं सुनाई दी। 1x एक्सेलरेशन में प्रवेश करने के बाद भी वो कुछ नहीं सुन सका। जैकब ने ठंडे नज़रों से उस लंबी तलवार को देखा, जो उस बेसिक रेयर ग्रेड टाइटन आयरन के इनगट में आधी घुस गई थी, जिसे उसने डार्क वुडलैंड्स में आने से पहले एक छोटी सी संपत्ति खर्च करके खरीदा था। अगर वो टाइटन आयरन कॉमन ग्रेड का होता तो वो तलवार शायद उसके आर पार हो जाती। तो उसके हमलावर की पहचान शायद रेयर टियर 6 से नीचे थी। वो अपने चेहरे पर अभी भी महसूस हो रहे प्रभाव से बता सकता था, वरना वो भागे बिना शांति से खड़ा नहीं रहता। तुम बाहर क्यों नहीं आते? अंदर दम घुट रहा होगा।
जैकब ने बर्फीले स्वर में ताना मारा और उसके हाथों में दो छोटी तलवारें दिखाई दीं। लेकिन उसके पुराने ब्लेड्स के विपरीत इन ब्लेड्स की मुट्ठें लंबी थीं और मुट्ठे के सिरों पर दो अतिरिक्त काले बियरिंग्स जुड़े थे। हालांकि ये तलवारें उसकी पुरानी वाली नहीं थी, बल्कि इन्हें बेसिक ग्रेड रेयर टाइटन आयरन से नया बनाया गया था। पुरानी वाली को उसने ट्रेड कर दिया था ताकि वो इन नई तलवारों को बनाने के लिए एक रेयर ग्रेड लोहार की भट्टी उधार ले सके। वो यहाँ बिना किसी तैयारी के तो नहीं आ सकता था, है ना? जैसे जैकब का ताना काम कर गया, तलवार अचानक ऊपर उठने लगी और एक वी शेप्ड स्वॉर्ड गार्ड ऊपर आया। इससे पहले कि जैकब आखिरकार मुट्ठी को पकड़े हुए हाथ को साफ देख पाता और उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि तलवार की मुट्ठी को पकड़ने वाला हाथ एक हड्डी का हाथ था और जैसे जैसे वो ऊपर उठा, उसका पूरा कंकाल हाथ सतह पर आया, जिसके बाद एक खोपड़ी दिखाई दी जिसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान चिपकी हुई थी। इतना ही नहीं, खोपड़ी जैसे लैंप के भीतर एक ठंडी धुंधली नीली रोशनी चमक रही थी, जिससे वो और भी डरावना लग रहा था। ये सांस ना लेने और पानी के नीचे छिपे रहने की वजह बताता है। ये एक टियर 5 स्केलेटन सोल्जर है। जैकब ने तुरंत अपने सामने मौजूद अनडेड को पहचान लिया। हालांकि उसने उन डार्क बींग्स पर पूरी रिसर्च की थी और उनसे भिड़ने के लिए तैयार था, लेकिन एक को सामने देखने से उसे अभी भी सिहरन महसूस हुई। ये जीव किसी के बुरे सपनों से सीधे निकले थे और पौराणिक अनडेड का प्योर रूप थे। जैकब ने कभी नहीं सोचा था कि वो इस दुनिया के सभी जीवों में से अनडेड से मिलेगा। फिर भी ये अनडेड उन उच्च सभ्यताओं की तुलना में बहुत आसान शिकार थे, क्योंकि उनके पास आधुनिक हथियारों या उपकरणों की अवधारणा नहीं थी। लेकिन फिर भी इनसे खिलवाड़ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि भले ही ये डार्क बींग्स पुराने हथियार इस्तेमाल करते थे, लेकिन चारों शक्तियां इनसे डरती थीं, क्योंकि इनकी संख्या अकल्पनीय थी। और इतना ही नहीं, ये अनडेड किसी भी जीवित प्राणी की तुलना में बहुत तेजी से मजबूत हो सकते थे, बशर्ते वे मजबूत जीवन शक्ति को निगल लें। अगर रेयर फ्रीडम प्लेन्स का वो विशेष रहस्यमयी संरक्षण ना होता, तो शायद रेयर प्लेन्स में कोई बुद्धिमान प्रजाति या कोई जीवित प्राणी ही नहीं होता। रेयर फ्रीडम प्लेन्स छोड़ने का जैकब का इकलौता कारण ये था कि इन डार्क बींग्स की रैंक में अकल्पनीय संख्या में मैजिक यूजर्स थे, और केवल वे ही उसे वे सारे मैजिक कोर्स प्रदान कर सकते थे जिनकी उसे ज़रूरत थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये डार्क बींग्स खुले में थे, उन 4 शक्तियों के विपरीत जो अपनी असली ताकत छिपाना पसंद करते थे, और इन डार्क बींग्स की मौत की किसी को परवाह नहीं होगी। इसके अलावा सिर्फ उन्हें मारने से जैकब को ZC यानी ज़ोडिएक क्रेडिट्स मिलेंगे, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बींग्स का शिकार करने के लिए बाजार में ज़रूरी सामान खरीदने का एकलौता तरीका था। तो जैकब के लिए चुनाव करना कठिन नहीं था। स्केलेटन सोल्जर को अपने और जैकब के बीच शक्ति के अंतर का समझ नहीं था, क्योंकि उसका एम्बुश फेल हो गया था। उसने अपनी मौत की ओर सबसे सीधा रास्ता चुना। वो जैकब की तरफ झपटा और अपनी लंबी तलवार जैकब के सिर पर दे मारी। जैकब ने बस ताना मारा और अपनी तलवार घुमाई, लंबी तलवार को ब्लॉक कर दिया। हालांकि उस हमले के पीछे स्केलेटन सोल्जर की 500 टन से ज्यादा की ताकत थी, तो क्या हुआ? अगले ही पल जैकब की दूसरी तलवार काली बिजली की लकीर में बदल गई और कंकाल की खोपड़ी से गुजर गई, और अगले ही पल वो 2 टुकड़ों में कट गई। खोपड़ी के कटते ही एक हल्की नीली ज्वाला उभरी, वो फड़फड़ाई और बिना किसी निशान के बुझ गई, और अगले ही पल कंकाल टुकड़ों में बिखर गया। स्केलेटन सोल्जर की खोपड़ी के भीतर उस नीली ज्वाला को डेड फ्लेम के नाम से जाना जाता था। डेड फ्लेम किसी भी डार्क बीइंग के लिए जीवन स्रोत की तरह थी, और किसी भी डार्क बीइंग को मारने के लिए इस डेड फ्लेम को बुझाना ही एकमात्र चाबी थी। डेड फ्लेम काफ़ी नाजुक थी, और जैसे ही ये किसी हथियार से छू जाती या हवा के संपर्क में आती, ये बुझ जाती थी। लेकिन ये डेड फ्लेम का केवल सबसे शुरुआती रूप था, क्योंकि डेड फ्लेम केवल उन डार्क बीइंग्स में पाई जाती थी जिनमें कोई जादुई शक्ति नहीं होती थी। अगर किसी डार्क बीइंग ने जादुई शक्ति जगा ली हो, तो डेड फ्लेम मैजिक कोर के भीतर सुरक्षित रहती थी। जब तक कोई उस मैजिक कोर को निकाल नहीं लेता या उसे नष्ट नहीं कर देता, डार्क बीइंग आसानी से नहीं मरता, जब तक कि वो पूरी तरह से नष्ट ना हो जाए। जहाँ तक उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टियर डार्क बीइंग्स की बात थी, उनकी डेड फ्लेम को सूंघना और भी मुश्किल था, क्योंकि मैजिक कोर का टियर जितना ऊंचा होता, उसे नष्ट करना उतना ही मुश्किल होता। भले ही डार्क बीइंग्स अपने हाथ पैर खो दें, वे तब तक लड़ना जारी रख सकते थे जब तक डेड फ्लेम को छुआ नहीं जाता। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टियर के कुछ डार्क बीइंग्स को मैजिक कोर्स को नष्ट किए बिना नहीं मारा जा सकता था, क्योंकि उनकी डेड फ्लेम उन्हें जिंदा रख सकती थी और यहाँ तक कि उन्हें पुनर्जीवित भी कर सकती थी। यही बात डार्क बीइंग्स को सचमुच खौफनाक बनाती थी।
जैकब ने हड्डियों के ढेर को ठंडी नजरों से देखा और टाइटन आयरन इनगॉट उठा लिया। हालांकि उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं, इससे पहले कि उसने अपने शरीर को मोड़ा और अपनी तलवार को घुमाते हुए उसे अपनी पसलियों रिब केज के सामने रख दिया। अगले ही पल कुछ उसकी तलवार से टकराया और उसने उसे एक जानलेवा घाव से बचा लिया, लेकिन प्रभाव इतना जबरदस्त था कि जैकब कुछ मीटर दूर जा गिरा। जैकब ने जल्दी से अपनी दूसरी तलवार का इस्तेमाल करके हवा में अपने शरीर को संभाला और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जैकब ने अपने हमलावर को दहशत भरी नजरों से देखा। एक लंबा भाला उसकी पिछली खड़ी स्थिति पर मंडरा रहा था, जिसे एक और कंकाल ने पकड़ रखा था, लेकिन इसने सड़ा हुआ कवच पहन रखा था। एक रेयर टियर 8 स्केलेटन वॉरियर। जैकब ने इस बख्तरबंद कंकाल को पहचान लिया क्योंकि केवल रेयर टियर 8 या उससे ऊपर के कंकाल ही कवच पहन सकते थे। वक्त बर्बाद बिना किए वो हरकत में आया। उसने अपना शरीर मोड़ा और भाग गया। जैकब कोई गर्म खून वाला बेवकूफ़ नहीं था जो अपने दुश्मन को कम आके, खासकर तब जब दुश्मन एक स्केलेटन वॉरियर लेवल का डार्क बीइंग हो, क्योंकि कोई भी स्केलेटन वॉरियर सैकड़ों स्केलेटन सोल्जर्स को कमांड दे सकता था और कभी-कभी स्केलेटन वॉरियर्स की एक जोड़ी या पूरी टुकड़ी मिलकर अपने शिकार का शिकार करती थी, जिससे स्केलेटन सोल्जर्स की संख्या हजारों में हो सकती थी। इसीलिए स्केलेटन वॉरियर को देखते ही भाग जाने की सलाह दी जाती थी, क्योंकि ये लोग बहुत खतरनाक थे और इनसे निपटना बहुत मुश्किल था। पहले वो स्केलेटन सोल्जर और अब अगला स्केलेटन वॉरियर है, और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर उसकी टुकड़ी में एक स्केलेटन ग्रैंड वॉरियर भी हो जो इन स्केलेटन वॉरियर्स को कमांड दे सके। ये एक दीवार से बाहर निकलने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक एम्बुश है, और मैं इसमें फंस गया। जैकब का चेहरा गंभीर हो गया जब उसका एक्सेलरेशन 3x में प्रवेश किया और वो पेड़ों में कूद गया। वो जल्द से जल्द इस इलाके को छोड़ना चाहता था, क्योंकि एक स्केलेटन ग्रैंड वॉरियर एक असली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डार्क बीइंग था और वो उनसे सीधे नहीं लड़ सकता था। ताकत का अंतर बहुत ज़्यादा था। वो स्केलेटन ग्रैंड वॉरियर की हड्डियों पर खरोच नहीं लगा पाएगा। उसके मैजिक कोर को उसके लगभग अविनाशी सिर से निकालना तो बहुत दूर की बात थी। और तो और एक स्केलेटन ग्रैंड वॉरियर या किसी भी रेयर स्केलेटन वॉरियर के पास आमतौर पर एक मेटल एलिमेंटल मैजिक कोर या दुर्लभ मामलों में गोल्डन होता था, जो जैकब के किसी काम का नहीं था। इसीलिए अपनी जान जोखिम में डालने से कोई फायदा नहीं होने वाला था। क्रीक की इलाके में हड्डियों के टकराने की एक अजीब आवाज़ गूंजी, जिससे जैकब का दिल कांप गया, क्योंकि ये साफ तौर पर उन कंकालों के इंचार्ज की तरफ से सिग्नल था और स्केलेटन ग्रैंड वॉरियर ही इस तरह की आवाज़ निकाल सकता था। क्या कमबख्त बदकिस्मती है कि शुरुआत में ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डार्क बीइंग से पाला पड़ गया। जैकब ने दबी आवाज़ में कोसा और अपने एक्सेलरेशन को एक और लेवल बढ़ा दिया। वो सभी दिशाओं से आने वाली आवाज़ें सुन सकता था, और ये संख्या उससे कहीं ज़्यादा थी जितनी वो संभाल सकता था। इसीलिए उसने 4x एक्सेलरेशन में प्रवेश किया, जो अभी वो कंट्रोल कर सकता था। उसकी सीमा थी, और उसकी रफ्तार अचानक बढ़ गई जैसे विस्फोट हुआ हो। उसकी एक छलांग कुछ मीटर लंबी थी, और इससे पहले कि एम्बुश सफल हो पाता, वो खतरे के क्षेत्र से लगभग बाहर था। उसकी रफ्तार एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टियर 1 से थोड़ी ज़्यादा थी, और वे स्केलेटन ग्रैंड वॉरियर्स रफ्तार में नहीं बल्कि युद्ध में माहिर थे। तो जैकब आसानी से एम्बुश के क्षेत्र को पीछे छोड़ने में कामयाब हो गया। 5 मिनट तक छलांग लगाने के बाद जैकब ने अपने हार्ट रेट को कंट्रोल किया, और जैकब के आगे बढ़ते रहने के बावजूद ये धीरे धीरे कम होने लगी। पसीने से तरबतर होने के साथ उसकी रफ्तार भी कम होने लगी। उसके हाथ में मांस का एक ड्राई टुकड़ा दिखाई दिया, जिसे उसने खाया, लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो कंकाल डार्क पास के आसपास एकमात्र एम्बुश नहीं हो सकते। वो डार्क वुडलैंड्स छोड़ना चाहता था, जो सच कहा जाए तो काफ़ी विशाल थे। लेकिन जैसे ही वो डार्क वुडलैंड्स छोड़ेगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा एम्बुश नहीं होंगे, कम से कम डार्क वुडलैंड्स जितने तो नहीं, क्योंकि डार्क वुडलैंड्स वो क्षेत्र था जहां डार्क पास स्थित था, और अगर 4 शक्तियों में से कोई भी इस तरफ आना चाहता तो उन्हें रेयर विल्डरनेस प्लेन्स के क्षेत्र में कदम रखने से पहले डार्क वुडलैंड्स को पार करना पड़ता। रेयर विल्डरनेस प्लेन्स वास्तव में रेयर प्लेन्स थे, और वाइल्ड नेशन या फ्रीडम प्लेन्स विल्डरनेस का बस एक हिस्सा थे। यहाँ तक कि वो डार्क बीइंग्स भी विल्डरनेस प्लेन्स को जीत नहीं पाए, क्योंकि रेयर विल्डरनेस प्लेन्स में खौफनाक जानवर रहते थे और उनकी संख्या डार्क बीइंग्स से कम नहीं थी। यही वजह थी कि डार्क बीइंग्स डार्क पास से किसी के बाहर आने का इंतजार करने में अपना समय बर्बाद करने के बजाय उन जानवरों पर ज़्यादा ध्यान देते थे, और वे विल्डरनेस की तरह वहाँ घेराबंदी भी नहीं कर सकते थे।
लेकिन फिर भी वे फ्रीडम प्लेन से आने वाले आसान शिकार को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। इसीलिए उनकी सेना का एक छोटा हिस्सा डार्क वुडलैंड्स में इंतजार करता था और दीवार के दूसरी तरफ से आने वाले किसी भी व्यक्ति को परेशान करता था। जैकब ने एम्बुश के बारे में पढ़ा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतने घातक होंगे, और डार्क पास पार करने के कुछ ही मिनटों के भीतर वो लगभग मारा गया था। आधा घंटा चलने के बाद, डार्क पास को मीलों पीछे छोड़ने के बाद, उसने एक बड़े पेड़ के ताज में शरण लेने का फैसला किया, क्योंकि ज़मीन बहुत खतरनाक थी। जैकब को एक बड़ा नुकसान भी था, क्योंकि उन डार्क बीइंग्स के पास धड़कन या सांस नहीं थी, जिससे उसकी शक्तिशाली सुनने की क्षमता बेकार थी। ये तभी मददगार थी जब दुश्मन चल रहा हो। 2 घंटे बीत गए और जैकब अपनी तलवारें पकड़े ध्यान की मुद्रा में था। जिस पेड़ पर जैकब आराम कर रहा था, उससे कुछ मीटर दूर जमीन सड़े हुए पत्तों और कीचड़ से भरी थी। कोई भी सोचेगा कि यह बस सामान्य जमीन है, लेकिन ठीक इसी पल 2 सफ़ेद आंखें अचानक खुलीं। अगर कोई उन्हें देखता तो सोचता कि जमीन की आंखें निकल आई हैं। हालांकि ऐसा नहीं लगा जब वे डरावनी आंखें अचानक हिलने लगीं, उस पेड़ की तरफ रेंगते हुए जहां जैकब आराम कर रहा था। कोई आवाज़ नहीं हुई जब वे बर्फीली आंखें पेड़ के तने के करीब गईं, और चौंकाने वाली बात यह थी कि वे आंखें अचानक ज़मीन से पेड़ पर शिफ्ट हो गईं और जैकब की तरफ रेंगने लगीं। वे आंखें धीरे धीरे अपने और जैकब के बीच की दूरी कम कर रही थीं, जैसे जैसे वे तने से शाखाओं पर शिफ्ट हुईं और जैकब के बैठने की जगह से कुछ ही फीट दूर थीं। अचानक उन डरावनी आंखों की रफ्तार रेंगने से तेज हो गई, और 1 सेकंड के भीतर वे जैकब के ऊपर थीं। और इसी समय एक खूंखार रेजर जैसे नुकीले दांतों से भरा मुंह जैकब की गर्दन की ओर बढ़ा। जैकब की आंखें झटके से खुलीं जब वो मुंह उससे बस 1 फीट दूर था, लेकिन उसमें आश्चर्य का कोई संकेत नहीं था, बल्कि जानलेवा इरादा था, यहाँ तक कि मजाक भी। उसके हाथ ठीक वहीं क्रॉस मोशन में चले गए जहाँ आंखें थीं, और अगले ही पल हवा में एक गहरा नीला चीरा दिखाई दिया और एक नीला मगरमच्छ जैसा चेहरा उभरा, और जल्द ही इस भयानक जीव का पूरा नीला सांप जैसा शरीर, जो 3 मीटर लंबा और 2 फीट मोटा था, पेड़ की शाखा के चारों ओर लिपट गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भ्रम टूट गया हो। अगले ही पल नीला चीरा खुला और नीला खून बहने लगा, और खुले जबड़े वाला वो खतरनाक जीव अपनी जगह पर मरकर गिर पड़ा, एक ढीली रस्सी की तरह लटकता हुआ। जैकब ने सफ़ेद आंखों वाले उस मरे हुए जीव को देखा। अगर मुझे पेड़ की शाखाओं का कंपन महसूस नहीं होता तो ये क्रॉक स्नीक मेरा चेहरा खा जाता। इसका वाटर मिरर इल्यूजन बहुत ही परफेक्ट था। तो ये एक रेयर टियर 5 मैजिक बीस्ट है जिसके पास 1 स्टार वाटर मैजिक कोर है। जैकब इस जगह के बारे में अपनी राय का फिर से मूल्यांकन करने से खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि खतरा सिर्फ डार्क बीइंग्स तक ही सीमित नहीं था, बल्कि घातक जानवर भी उतने ही जानलेवा थे। खासकर मैजिक कोर वाले जानवर, जिन्हें मैजिक बीस्ट्स कहा जाता था, जैसे ये वाला, जिनके पास जन्मजात जादुई शक्तियां थीं। जैकब ने क्रॉक स्नेक को खौफ की एक झलक के साथ देखा। अगर उसे शाखाओं का कंपन महसूस नहीं होता तो वो दर्द की एक भयानक दुनिया में होता। ये क्रॉक स्नेक एक बहुत ही खतरनाक मैजिक बीस्ट था, जो अपने वाटर मैजिक कोर की जन्मजात क्षमता वाटर मिनर इल्यूजन के साथ छलावरण में माहिर था। हालांकि ये सिर्फ एक रेयर टियर 5 मैजिक बीस्ट था, लेकिन ये बिना मैजिक कोर वाले रेयर टियर 8 बीस्ट के समान था। कम से कम मुझे भोजन की कमी के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और इससे मेरा 1 स्टार वाटर मैजिक कोर ढूंढने का मसला भी हल हो गया। पहले दिन की शुरुआत सचमुच अच्छी रही। जैकब के होंठ मुड़ गए और उसने क्रॉक स्नेक की खोपड़ी को चीर कर खोल दिया। एक नीली झिल्ली ने उसके दिमाग के पदार्थ के भीतर छिपी एक छोटी गोल चीज को घेर रखा था, और जब जैकब ने उसे छुआ तो वो बुलबुले की तरह फूट गई और एक हल्की नीली रोशनी जैकब की आंखों पर पड़ी। ये एक नीले रंग का वाटर मैजिक कोर था, बिल्कुल उस अर्थ कोर की तरह जो उसे गॉब्लिन के पेट में मिला था। उसने इसे फैलने से बचाने के लिए सुरक्षित रख लिया, फिर सिर काटकर नीचे फेंक दिया और सांप के शरीर को साफ करना शुरू कर दिया। पेड़ पर हर जगह खून बहने लगा और तेज खून की गंध हवा में फैल गई। जैकब ने ताज़ा मांस को पैक कर लिया और सांप की आंतों को खून से सने पेड़ों पर सफाई कर्मियों के लिए छोड़ दिया। वो जानता था कि ये तो बस शुरुआत है। उसके जैसे जीवित व्यक्ति के लिए भोजन सबसे बड़ी समस्या थी, और डार्क वुडलैंड्स में क्रॉक स्नेक जैसे मैजिक बीस्ट्स हर जगह थे। और तो और केवल क्रॉक स्नेक जैसे शातिर जानवर जो छिपना जानते थे, डार्क बींग्स के भरी इस जगह पर जीवित रह सकते थे, और जैकब उनका खाना नहीं बनना चाहता था। हालांकि अलायंस मार्केट में ऐसे जीवों का पता लगाने के लिए लाइफ स्कैनर डिवाइस मौजूद था, लेकिन वो जैकब के लिए बहुत महंगा था, इसलिए उसे इसके बिना ही काम चलाना पड़ा। अगर वो संपत्ति जमा करने के लिए फ्रीडम प्लेन्स में रहता तो उसे दशकों लग जाते, और ये बहुत खतरनाक था
क्योंकि मैजिक बीस्ट्स और दुर्लभ संसाधनों से समृद्ध कोई भी जगह 4 शक्तियों के नियंत्रण में थी। अगर कोई शिकार करना चाहता था तो उसे अपनी कमाई का 60% हिस्सा देना पड़ता था और 4 शक्तियों का हिस्सा बनना पड़ता था। जैकब आसानी से पहले नियम को दरकिनार कर सकता था, लेकिन वो फ्रीडम प्लेन्स में दिखाई नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि निक्सन उसे ढूंढ रहा है। क्योंकि उसके अपहरण होने के तुरंत बाद पूरे ईस्टर सिटी की नाइटमेयर नाइट लीजन में हड़कंप मच गया था और उन्होंने पागलों की तरह उसे ढूंढना शुरू कर दिया था। साथ ही उन्होंने किलर्स कल सोसाइटी के किसी भी ज्ञात या संदिग्ध ठिकानों को नष्ट कर दिया था। इतना ही नहीं, उसने खुद को फिर से लोकल न्यूज़ में ट्रेंडिंग में पाया, जो दूसरी बार था जब वो ट्रेंड कर रहा था। आखिरकार किलर्स कल सोसाइटी ने नाइटमेयर नाइट लीजन के आरोपों के खंडन में कोई जवाब या बयान जारी नहीं किया, जो ये स्वीकार करने के बराबर था कि उन्होंने सचमुच ब्लैंकर का अपहरण किया था। लेकिन जैकब को ये बात खटकी, क्योंकि उसने इतिहास देखा था और किलर्स कल सोसाइटी न्याय के चेहरे के रूप में अपनी सार्वजनिक छवि की परवाह करती थी, इसलिए उनकी चुप्पी काफ़ी असामान्य थी। यही वजह थी कि जैकब फ्रीडम प्लेस में नहीं रहना चाहता था, क्योंकि वहाँ चारों शक्तियों के निगरानी उपकरण थे और वो भागने के बाद किसी और के जाल में नहीं फंसना चाहता था। इसलिए यहाँ आना उसका सबसे अच्छा विकल्प था, जहाँ 4 शक्तियों या 3 महाशक्तियों का कोई नियंत्रण नहीं था। हालांकि अज्ञात खतरे इस जगह को सताते हैं, लेकिन जैकब जानता था कि जब तक वो सावधानी से चलेगा वो ठीक रहेगा, और जैकब के पास कोई योजना के बिना नहीं था। वो यहाँ एक ऐसी जगह जानता था जो उसे आश्रय दे सकती थी और 4 शक्तियों या 3 महाशक्तियों की तरह तुच्छ नहीं थी। रेयर प्लेन्स की डार्क सिटी। फ्रीडम प्लेन्स में एक डार्क सिटी थी, लेकिन कुछ शोध के बाद उसने पाया कि फ्रीडम प्लेन्स में मौजूद डार्क सिटी को फ्रीडम प्लेन्स डार्क सिटी के रूप में जाना जाता था, न कि रेयर प्लेन्स डार्क सिटी। तो ये काफ़ी स्पष्ट था कि विशाल रेयर प्लेन्स में कहीं और डार्क सिटी है, और इसके बारे में अफवाहें स्टार नेटवर्क पर भी फैली हुई थी। कॉमन प्लेन्स की तरह डार्क सिटीज किसी क्षेत्र में सबसे खतरनाक जगह थी और बस उन्हें ढूंढने की ज़रूरत थी। फ्रीडम प्लेन्स की डार्क सिटी भी रेयर फ्रीडम प्लेन्स के सबसे खतरनाक क्षेत्र में थी, लेकिन वो काफ़ी मशहूर थी और उसका स्थान लंबे समय से सार्वजनिक कर दिया गया था, इसलिए उसने अपना रहस्य खो दिया था। लेकिन रेयर फ्रीडम प्लेन्स के बाहर वाली डार्क सिटी अभी भी ज़ोडियाक प्लेन्स की तरह ही रहस्यमयी थी, और जैकब उसकी खोज करना चाहता था, क्योंकि वो एक डार्क सिटी में रह चुका था और जानता था कि वो जगह कितनी एडवांस थी। हालांकि उसका लक्ष्य थोड़ा आत्मघाती और हवाई था, लेकिन जैकब के पास जो सुराग थे उनके साथ उसे ढूंढने का पूरा भरोसा था। आराम करने के बाद वो रुका नहीं और उत्तर की ओर बढ़ता रहा, जहां रेयर वाइल्डनेस प्लेन्स थे, लेकिन वो अभी भी वहां पहुंचने से बहुत दूर था। डार्क वुडलैंड्स का केवल 5% हिस्सा रेयर फ्रीडम प्लेन्स के क्षेत्र में आता था। कोई कल्पना कर सकता है कि उन्होंने इस तरफ कितनी ज़मीन कवर की थी। हालांकि कुछ मीटर आगे एक हंगामा सुनकर जैकब के कदम रुक गए। उसके कदम लगभग खामोश हो गए जब वो धीरे धीरे लड़ाई वाले क्षेत्र की ओर रेंगा। वो जल्द ही गली के प्रवेश द्वार के पहुंचा और पेड़ के ताज में छिपा रहा। एक लबादेदार आकृति एक लंबी 2-धारी तलवार पकड़े हुए और भाले वाले स्केलेटन वॉरियर से टकरा रही थी। उन दोनों के चारों ओर हड्डियों के ढेर बिखरे थे। और तो और लबादेदार आकृति स्पष्ट रूप से शक्तिशाली थी, क्योंकि उसने पहले ही सभी स्केलेटन सोल्जर्स को ठिकाने लगा दिया था। स्केलेटन वॉरियर पहले ही अपना आधा बायां कंकाल खो चुका था और केवल उसका दाहिना हिस्सा ही बचा था, लेकिन वो अभी भी अपने दाहिने हिस्से से जोर से लड़ रहा था और लबादेदार आकृति को घातक वार नहीं करने दे रहा था और अपनी खोपड़ी को बचा रहा था। लेकिन अफसोस, लबादेदार आकृति उसके साथ खेल रही थी, और जैसे ही उसने कुछ महसूस किया, उसकी तलवार अचानक जिंदा हो उठी। ब्लेड ने हवा में सीटी बजाई और इससे पहले कि स्केलेटन वॉरियर का भाला रोक पाता, उसकी खोपड़ी अगले ही पल ब्लास्ट हो गई। डेड फ्लेम दिखाई दी और फिर बुझ गई, जो उस धरावने स्केलेटन वॉरियर की मौत का प्रतीक था। जैकब स्वाभाविक रूप से इस व्यक्ति की तलवारबाजी से चकित था और वो बहुत खतरनाक था। लेकिन जैकब का दिल उछल गया जब उस लबादेदार व्यक्ति ने अचानक एक अजीब हरकत की और उसकी दृष्टि से गायब हो गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसे अपने बगल से रोंगटे खड़े कर देने वाला एहसास हुआ। बिना किसी हिचकिचाहट के उसके हाथ में तलवारें आ गईं और उसने उन्हें क्षैतिज कोण पर घुमा दिया। खन, आसपास धातुओं के टकराने की भयानक आवाज गूंजी। जैकब ने लबादेदार आकृति को देखा, जो किसी तरह ठीक वहीं प्रकट हो गया था जहां वो युद्ध देख रहा था, और जमीन से 20 फीट से अधिक ऊपर था। उनके ब्लेड एक साथ लॉक हो गए थे, कांप रहे थे, क्योंकि दोनों पक्ष उन्हें एक दूसरे पर धकेल रहे थे। जैकब की आंखें ठंडी हो गईं और उसने 2x एक्सेलरेशन में प्रवेश किया, और अब वो इस तलवार को एक हाथ से पकड़ सकता था और उसकी दूसरी तलवार मुफ्त थी। एक हल्के धक्के से जैकब ने अचानक अपने दाहिने हाथ की तलवार लबादेदार के सिर की ओर धकेल दी। ओह! एक आदमी की आवाज़ डर की झलक के साथ गूंजी जब उसने जैकब की शक्ति को बढ़ते और ब्लेड को अपने सिर की ओर आते देखा। अगले ही पल उसकी शक्ति भी फट गई
और अपनी तलवार का उपयोग करते हुए उसने अपने ब्लेड को मोड़ा और जैकोब के घातक तलवार के वार को अपने लबादे से कुछ इंच दूर मुश्किल से बचा लिया। उसने अब जैकोब को कम नहीं आंका और अपने पैरों को अजीब एंगल्स में मोड़ा, और इससे पहले कि जैकोब कुछ देख पाता वो फिर से गायब हो गया। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें छुप कर वार करने वाला कोई जानवर समझा था। उस आदमी की ताना मारती आवाज जमीन से फिर से गूंजी। जैकोब के हाथों में अभी भी झुंझुनाहट थी। यह आदमी साफ तौर पर उसके जितना ही मजबूत था और वो उसके कौशल को नहीं भूला था, खासकर उस अजीब मूवमेंट को। अगर जैकोब के रिफ्लेक्सेस अच्छे न होते तो उसे लगता कि वो आदमी टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल कर रहा है। जैकोब ऐसे आदमी के साथ मौत की लड़ाई नहीं लड़ना चाहता था, और ये सचमुच उसकी गलती थी कि वो उसके आसपास छिपकर नजर रख रहा था जब वो डार्क बीइंग के खिलाफ घातक लड़ाई में था। अगर वो उसकी जगह होता तो वो भी ऐसा ही करता, या इससे भी बुत्तर। ये वास्तव में मेरी तरफ से अनुचित था। विदाई। जैकोब अब और नहीं रुकना चाहता था, इस डर से कहीं इस बंदे के इसके जैसे और साथी ना हो। रुको, उस आदमी ने जल्दी से कहा जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन जैकोब अब और नहीं रुकना चाहता था, इसलिए उसने गली के विपरीत दिशा ली और बिना और ध्यान दिए पेड़ों से पेड़ों पर छलांग लगाना शुरू कर दिया। तुम किस लिए भाग रहे हो? मैंने कहा रुको। उस आदमी ने अचानक जैकोब पर चिल्लाते हुए उसका पीछा करना शुरू कर दिया। जैकोब ने ठंडे स्वर में कहा, मेरे पीछे मत आना, वरना मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम दोबारा कभी न चल सको। इसके साथ ही उसकी रफ्तार अचानक फट गई। लबादेदार आकृति हैरान रह गई और जैकोब की रफ्तार में इजाफा देखकर उसने सचमुच उसका पीछा छोड़ दिया। वो साजिश की झलक के साथ बुदबुदाया, वुडलैंड्स में एक मजबूत नया खिलाड़ी आया है, मुझे लीडर को रिपोर्ट करना होगा। डार्क वुडलैंड में कहीं इंसानों द्वारा बनाई गई एक छिपी हुई अंडरग्राउंड गुफा के अंदर फाइटिंग गियर्स पहने 9 लोगों का एक समूह गोल पत्थर की मेज के चारों ओर बैठा था। उनमें से 8 अलग अलग प्रजातियों के डेमी ह्यूमंस थे। डेमी ह्यूमंस अपने एल्विश और जानवरों जैसे लक्षणों के लिए मशहूर थे, फिर भी वे दिखने में एल्व्स का मुकाबला नहीं कर सकते थे। वे ऑक्स की तरह भी नहीं थे, जिनका धड़ इंसानों जैसा और सिर जानवरों जैसा होता है। हालांकि वे अभी भी एक दूसरे से संबंधित थे। आखिर में एक लंबा, हट्टा कट्टा, हरे शल्कों वाला, लंबी छिपकली के चेहरे वाला प्राणी था, जिसके माथे पर छोटे सींगों की एक जोड़ी और नाक के ऊपर एक नुकीला सींग था। ये एक कोबोल्ड था। कोबोल्ड्स की संख्या भी कम थी और वे उन कुछ जातियों में से थे जो रेयर फ्रीडम प्लेन्स की शीर्ष प्रजातियों को टक्कर दे सकते थे और आयरन सियरास के अधिपतियों में से एक थे। कोबोल्ड ने चीते की खाल वाले आदमी की ओर ठंडी नज़रों से देखा और अपनी कर्कश आवाज़ में पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि जिस व्यक्ति का तुमने सामना किया वो किसी हंटिंग टीम या 4 शक्तियों के हंटिंग बेस से नहीं था? चीते की खाल वाले आदमी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, हाँ, उसने कोई एम्ब्लम नहीं पहना था और ना ही उसे पता था कि वो कहाँ जा रहा है। अगर मेरा अंदाज़ा सही है तो सभी नए लोगों की तरह वो डार्क रूइंस के बारे में कुछ नहीं जानता और डार्क वुडलैंड्स को छोड़ना चाहता है। कोबोल्ड ने बोलने से पहले एक पल के लिए सोचा, भले ही तुम्हारा अंतर्ज्ञान सही हो और ये व्यक्ति वास्तव में इस तरफ एक नया खिलाड़ी हो, वो पहले ही जा चुका है, इसलिए अब इसका कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा अगर वो रिफ्लेक्सेस में तुम्हें मात दे सकता है तो मुझे नहीं लगता कि वो आसानी से हम मिसफिट्स में शामिल होगा। वो शायद 4 शक्तियों में से किसी एक द्वारा ट्रेनिंग के लिए भेजा गया कोई छिपा हुआ टैलेंट हो सकता है, या इससे भी बुत्तर 3 महाशक्तियों में से कोई। लीडर की बात में दम है। डार्क वुडलैंड्स के इन हिस्सों में अकेले चलने वाले केवल 3 तरह के लोग होते हैं। हमारे जैसे मिसफिट्स जो उन हेर फेर करने वाले संगठनों से नियंत्रित नहीं होना चाहते। दूसरे वे सेना के जवान जिन्हें जबरन यहाँ संसाधन इकट्ठा करने और अपनी नागरिकता वापस खरीदने के लिए भेजा गया था। और तीसरे वे हैं जो रोमांच या ट्रेनिंग के लिए अपनी मर्जी से यहाँ आते हैं। और दोनों तरह के व्यक्ति बस घमंडी पागल होते हैं जिन्हें खुद पर बहुत ज़्यादा भरोसा होता है और वे अपनी बैकिंग से बिगड़े हुए होते हैं। नाजुक नैन नक्शों वाली महिला ने तिरस्कार पूर्वक नाक सिकोड़ी। हर कोई अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सका। चीते की खाल वाले आदमी ने अफसोस से आह भरी। मैं ये जानता हूँ, लेकिन वो आदमी मुझे ज़रा भी ऐसा नहीं लगा जिसे नियंत्रित किया जा सके या जो घमंडी हो। मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि उसने अपनी तलवारें कैसे निकाली। ऐसा लगा जैसे वो हवा से प्रकट हुई हो। आखिर में वो मुझसे लड़ना नहीं चाहता था और पलड़ा भारी होने के बावजूद जल्दी चला गया। क्योंकि वो बिना किसी क्रूमेट के एरिया 232 में भटक रहा था, मुझे लगा वो नया है और मैं लीडर को रिपोर्ट करना चाहता था। उसे क्रू में शामिल करना दूसरी बात थी, लेकिन अगर वो नया है तो वो जल्द ही डार्क रूइंस में फंस जाएगा और अपनी मौत से मिलेगा। कितनी अफसोस की बात है। अगर वो सचमुच में एक नया बंदा है और ऊपर से एक मिसफिट भी है, तो अगर वो जिंदा बचने में कामयाब रहा तो वो निश्चित रूप से डार्क वुडलैंड्स में अपना नाम बनाएगा। तब हम उसे क्रू में शामिल करने के बारे में सोचेंगे। डार्क वुडलैंड्स छोड़ना आसान नहीं है मेरे दोस्त, और हर किसी ने इसे मुश्किल तरीके से सीखा है। हम परंपरा तो नहीं तोड़ सकते ना। नुकीली नाक वाले एक बूढ़े आदमी ने हंसा। कोबोल्ड की आंखें गहरी चमकी और उसने सिर हिलाया। चलो अब हम अपना ध्यान न भटकाएं, हमें एक धावे की चिंता करनी है।
मुझे किलर स्कल सोसाइटी के बेस से एक मैसेज मिला है। यह सुनकर हर किसी का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया, लेकिन उनकी जानवरों जैसी आंखों में एक पागलपन की चमक दौड़ गई। जेकब को कोई अंदाज़ा नहीं था कि डार्क वुडलैंड्स में मिसफिट्स के एक मशहूर क्रू ने उसके बारे में एक छोटी सी चर्चा की थी। अगर उसे पता भी होता तो वो इसकी परवाह नहीं करता, सिवाय इसके कि ये डार्क रुइंस क्या बला है। वो डार्क पास से दूर और दूर जा रहा था। खासकर चीते की खाल वाले आदमी के साथ उस अजीब मुठभेड़ के बाद वो जल्द से जल्द डार्क वुडलैंड्स छोड़ना चाहता था, इससे पहले कि उसका सामना 4 शक्तियों में से किसी समूह या कुछ आवारा लोगों से हो जाए। लेकिन डार्क वुडलैंड्स को छोड़ना इतना आसान कैसे हो सकता था? एक हफ्ते बाद जेकब एक ऐसे इलाके में दाखिल हुआ जो डरावने ग्रे छाल वाले पेड़ों से भरा था, जो पूरी तरह से मुरझाए हुए लग रहे थे, लेकिन उनके नीचे की जमीन ग्रे रंग के जंगली घास से ढकी हुई थी। शुरुआत में जेकब सतर्क था। उसने जमीन और उन घासों, यहाँ तक कि पेड़ों को भी काटने की कोशिश की, लेकिन वो अपने गहरे लाल रंग के रस क्रिम्सन फ्लोम के छोड़कर पूरी तरह सामान्य थे। इसके अलावा इस इलाके के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और उसके पास जो नक्शा था वो सबसे सस्ता वाला था, जो केवल सामान्य दिशाएं बताता था, क्योंकि डार्क वुडलैंड्स के पूरी तरह से विस्तृत नक्शे की कीमत 10 ZC थी, जो कि बहुत ही बेतुकी कीमत थी। और तो और वाइल्ड नेशन या रेयर प्लेन्स का कोई नक्शा नहीं था। फ्रीडम प्लेन्स रेयर प्लेन्स के किनारे पर था, और कोई भी वाइल्ड नेशन का क्षेत्रफल मापने में कामयाब नहीं हुआ था। पूरे रेयर प्लेन्स की तो बात ही छोड़ दें। इसलिए जेकब अकेला था, और एक ही इलाके के नक्शे पर 10 ZC खर्च करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं थी। चूंकि ये इलाका डार्क वुडलैंड से बाहर निकलने के रास्ते में था, जेकब जानता था कि उसे ये कड़वा घूंट पीना ही होगा, लेकिन किसी वजह से उसे आगे के जंगल से अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी, जैसे अगर वो अंदर गया तो उसे पछतावा होगा। दांत पीसते हुए उसने इमोटिका को समन किया, जिससे किताब को समन करने का उसका 24 घंटे का मौका बर्बाद हो गया। गोल्डन एल्फ के साथ अपनी मुठभेड़ के बाद वो जानता था कि अपने आसपास उच्च स्तरीय प्रजातियों का पता लगाने की इमोटिका की क्षमता कितनी कीमती है, और वो इस मौके को ज़्यादा से ज़्यादा संजोने लगा था। मेरे आसपास सबसे ताकतवर प्रजाति कौन सी है? जेकब ने डाक आवाज़ में पूछा। हा 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 हा, मुझे नहीं पता कि तुम एकदम बेवकूफ़ हो या बस बहुत ज़्यादा निडर हो, फिर भी मुझे ये जगह पसंद आई। इमोटिका ने असली सवाल को नज़रअंदाज करते हुए पागलों की तरह लिखा। जेकब ने अपनी आंखें सिकोड़ी। लगता है तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। बहुत ज़्यादा होशियार होना कभी कभी एक श्राप हो सकता है, इसीलिए अज्ञानता ही आनंद है। इमोटिका ने लिखा। मुझे बस इतना कहना है कि तुम इस स्थिति में बाद वाले अज्ञानी हो, लेकिन पहले वाले बनने से ज़्यादा दूर नहीं हो। मेरे पास तुम्हारे साथ पहेलियाँ खेलने या सब्र करने का वक्त नहीं है, तो जो कहना है वो कहो या मेरे कम बखत सवाल का जवाब दो, जेकब ने हताशा में ठंडे स्वर में कहा। कभी कभी वो सोचता था कि इस किताब द्वारा चुना जाना ही असली श्राप था, या इमोटिका से बात करना। हा 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 हा, मैंने अभी कुछ कहा, बहुत बुरा हुआ, मैं तो भूल ही गई। जहाँ तक तुम्हारे सवाल के जवाब का सवाल है, यहाँ कुछ एंथ्रोपोफैजी ट्रीज़ के अलावा कुछ नहीं है। ये ग्रे लैंड ट्रीज़ टियर 1 रेयर से टियर 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तक रैंक करते हैं। ये पेड़ उल्टे उगते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जो मुरझाई हुई शाखाएं तुम देख रहे हो, वो वास्तव में उनकी जड़ें हैं, जबकि पेड़ का कोर ज़मीन के बहुत गहरे अंदर छिपा हुआ है। उस ट्री कोर को नष्ट किए बिना इस ग्रे लैंड ट्री से छुटकारा पाना नामुमकिन है। जहाँ तक ज़मीन पर उन लंबी ग्रे घासों की बात है, वे उनके सेंसरी रिसेप्टर्स हैं। तुम्हें बस इतना जानने की ज़रूरत है कि जब तक तुमने उस घास पर खून नहीं बहाया या एक निश्चित गहराई तक खुदाई नहीं की, तुम ठीक रहोगे। इन पेड़ों में अक्ल नहीं होती, और वे केवल वृत्ति पर प्रतिक्रिया करते हैं। या मेरा यकीन करो, अगर किसी ग्रे लैंड ट्री में अक्ल होती तो तुम उन पेड़ों और घास, यहाँ तक कि उनकी मिट्टी को भी काटने की कोशिश करने के बाद अब तक मर चुके होते। हा 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 हा। ये पढ़ते ही जेकब की धड़कन सिस सी रुक गई, और उसने खौफ से उस ग्रे जंगल की ओर देखा। अज्ञानता वाकई आनंद है। वो कड़वाहट से मुस्कुराया, और आखिरकार समझ गया कि इमोटिका ने वो अजीब मुहावरा क्यों लिखा था। उसने ये भी कसम खाई कि अगर उसे किसी चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो वो उसे काटने की कोशिश नहीं करेगा, यहाँ तक कि हानिकारक दिखने वाले पेड़ों को भी। तो अगर उस घास पर खून नहीं गिरा तो क्या मैं इस जंगल को पार कर सकता हूँ? उसने पक्का करने के लिए पूछा। लगभग यही बात है, लेकिन अगर तुम्हारे ग्रे लैंड ट्री फॉरेस्ट के बहुत अंदर होने के दौरान किसी और का भी खून बहता है तो वो तुम्हारा अंत होगा, क्योंकि एक बार ग्रे लैंड ट्री फॉरेस्ट जाग जाता है तो वो अपने भीतर मौजूद हर उस चीज़ को मार देगा जो ग्रे लैंड ट्री नहीं है। हा 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 हा, वो नज़ारा देखने लायक होगा। जेकब उस हानिकारक दिखने वाले सूखे जंगल के खतरे का दोबारा मूल्यांकन करने से खुद को नहीं रोक सका। फिर भी अगर वो आगे बढ़ना चाहता था तो उसे इस जगह को पार करना ही था, और उसे नहीं पता था कि चक्कर लगाना सही विकल्प होगा या नहीं, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये पेड़ कितनी दूर तक फैले हुए हैं। फिर भी उसने चेक करने का फैसला किया। वो इस तरह के खतरनाक जंगल को पार करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने से नया रास्ता ढूंढने में कुछ दिन बर्बाद करना पसंद करेगा।
वो इसे पार करने की कोशिश तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसके पास कोई चारा ना हो। और तो और वहाँ कंकालों से भरी जगह हो सकती है, क्योंकि उनका खून नहीं बहता और उनसे लड़ने से स्थिति और भी खराब होगी। फैसला करने के बाद जेकब ने पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि उसे इस ग्रे लैंड ट्री फॉरेस्ट का अंत मिल जाएगा। 10 दिन बीत गए और जेकब का चेहरा उतना ही गंभीर था जितना हो सकता था, क्योंकि वो कम बखत ग्रे जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, चाहे वो कितनी ही दूर यात्रा क्यों न कर ले। जैकब को ग्रे लैंड ट्री फॉरेस्ट के चारों ओर एक नया रास्ता ढूंढते हुए 10 दिन बीत चुके थे, लेकिन ये कमबख्त ग्रे जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, चाहे वो कितनी भी दूर यात्रा कर ले। अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ उसने अपने सामने की ग्रेनेस को देखा। उसने पूरे 10 दिन बर्बाद कर दिए थे। इस जंगल का अंत ढूंढना तो दूर की बात थी, उसका सामना एक अनडेड से भी नहीं हुआ था, किसी जीवित प्राणी की तो बात ही छोड़िए। जो होगा देखा जाएगा। जैकब ने गहरी सांस ली और सीधे ग्रे लैंड ट्री की जड़ों पर कूद गया। इन 10 दिनों में उसने पहले ही नोटिस कर लिया था कि यहाँ एक भी जीवन रूप नहीं था, जैसे हर कोई इस जगह से बच रहा हो, जो कि अच्छी खबर के अलावा और कुछ नहीं था। क्योंकि जब तक उन ग्रे घासों पर खून नहीं लगता, उसे उस जंगल में दफन होने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इसलिए पूरी तरह से सतर्क रहते हुए उसने ग्रे लैंड फॉरेस्ट में अपनी यात्रा शुरू की, और जैकब नहीं चाहता था कि एक छोटी सी आहट भी उसके कानों से बच निकले। जिस पल उसे कुछ महसूस होगा, वो तुरंत इमोटिका को समन कर लेगा। जैसे जैसे वो गहराई में गया और सावधानी से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर बढ़ा, वो ये नोटिस किए बिना नहीं रह सका कि जड़ें बड़ी और बड़ी होती जा रही थीं, और जमीन की घास भी। उसने अनुमान लगाया कि ये उच्च टियर वाले ग्रे लैंड ट्रीज का संकेत था। जंगल एक उदासीन सन्नाटे से भरा हुआ था, और घास की वजह से जमीन पर कुछ भी देखना मुश्किल हो गया था। ये सचमुच में छिपकर वार करने वाले शिकारियों के लिए एक स्वर्ग था। जैकब की सांसें भी नियंत्रित थीं, जबकि उसके कदम खामोश थे। ये ध्यान का अभ्यास करने और अपने फ्लूइड एक्सेलरेशन के नियंत्रण को सीखने का फायदा था। एक पूरा हफ्ता बिना किसी घटना के बीत गया, और अभी जैकब 50 मीटर लंबी ग्रे लैंड ट्री की जड़ों के बीच आराम कर रहा था, और नीचे की घास 3 मीटर लंबी थी। रात के अंधेरे ने इस जगह को और भी खौफनाक वाइब्स दे दी थीं। जैकब सोया नहीं और सिर्फ अपनी आंखें बंद करके आराम किया, जबकि उसकी इंद्रियां पूरी तरह से केंद्रित थीं। अगले दिन जैकब ने अपनी यात्रा जारी रखी और जल्द से जल्द इस जंगल को छोड़ना चाहता था। हालांकि उसे अपनी जिंदगी किसी और की दया पर छोड़ने का एहसास पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन ग्रे लैंड ट्री फॉरेस्ट का सन्नाटा इस बात का सबूत था कि अन्य प्राणी इस जगह से पंगा लेने के जोखिमों को जानते थे, इसलिए ये एक तरह की राहत थी। हालांकि 2 हफ्ते बाद लंबी ग्रे जड़ों के जाल पर सावधानी से चलते हुए जैकब ने पाया कि जड़ें अभी भी बढ़ रही थीं, और घास भी कुछ अलग नहीं थी, जिससे वो और भी बेचैन हो गया। और कहने की जरूरत नहीं, वो मानसिक रूप से थक चुका था। वो कोई मशीन नहीं था, और हर जीवित प्राणी को सामान्य रूप से काम करने और मानसिक थकान मिटाने के लिए नींद की जरूरत होती है। जैकब समझ गया था कि अगर कोई इस जंगल के आतंक के बारे में जानता हो, तो इस जंगल में होना ही एक यातना थी। कोई भी समझदार दिमाग वाला व्यक्ति इस जंगल को जल्द से जल्द छोड़ना चाहता, लेकिन यहीं असली निराशा भी छिपी हुई थी। लगातार एक ही तरह का माहौल देखने के बाद कोई भी अपने दिशा ज्ञान पर शक करने लगेगा, और वो रास्ते लगभग जुड़े हुए थे, जिससे एक भूल भुलैया का जाल बन गया था। इस तरह के सेटअप में उत्तर और दक्षिण में फर्क करना मुश्किल था, खासकर तब जब आप हर समय सतर्क रहने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो। अगर जैकब सूर्यास्त और सूर्योदय का ध्यान नहीं रख रहा होता, तो वो शायद बहुत पहले ही खो चुका होता। अपने 20वें दिन जैकब आखिरकार और बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने सोने का फैसला किया, क्योंकि इस उदास ग्रीनेस के अलावा आसपास कुछ नहीं था। लेकिन उसने अभी भी अपनी सतर्कता कम नहीं होने दी। हालांकि वो बहुत थका हुआ था, और जिस पल उसने सोने की कोशिश की, वो गहरे अंधेरे में गिर गया और अपने आसपास का पूरी तरह से होश खो बैठा। छोटे जैक बेटे, तुम बहुत अधीर हो, एक दयालु आवाज ने युवा जैकब को डांटा, जो साफ सफेद कपड़े पहने एक विशाल इमारत की ओर जल्द ही बढ़ा रहा था। बूढ़े आदमी, तुम ही हो जो धीमे हो, युवा जैकब ने पलटकर जवाब दिया, लेकिन उसने फिर भी पादरी के कपड़े पहने एक बूढ़े आदमी के कदमों से कदम मिलाने के लिए अपनी रफ्तार धीमी कर ली, जो एक छड़ी के सहारे चल रहा था और जिसके झुर्रीदार लब एक दयालु मुस्कान से भरे थे। मेरे लड़के, मेरा मतलब ये नहीं है, हालांकि तुम फिर भी सही हो, बूढ़े पादरी ने लंबे हैंडसम युवा को देखते हुए हंसकर कहा। तो आपका क्या मतलब है? युवा जैकब ने उलझन में पूछा। मेरे लड़के, तुम हर पहलू में उत्कृष्ट हो, यहाँ तक कि मैंने भी कल्पना नहीं की थी कि तुम्हें इस तरह का मौका मिलेगा। लेकिन तुम में एक भयानक खामी है, अधीरता। तुम्हें पहले काम करना और बाद में परिणामों के बारे में चिंता करना पसंद है। ये एक भयानक आदत है मेरे बच्चे। लोग तुम्हारी इस खामी का आसानी से फ़ायदा उठा सकते हैं, बिना तुम्हारे एहसास किए।
तुम जहां जा रहे हो वहां ये खामी जानलेवा है, खासकर तुम्हारे उग्र स्वभाव के साथ। मुझे डर है कि तुम किसी के दांत तोड़ दोगे इससे पहले कि तुम ये भी सोचो कि इसका तुम पर क्या असर होगा। बूढ़े पादरी ने सोच समझकर अपनी चिंताएं व्यक्त की। युवा जैकब ने ठंडी हंसी लगाई। मुझे उन कमबख्त रहज़ाफों से परवाह नहीं है। अगर मैंने उन्हें उनकी औकात नहीं दिखाई तो वे बस यही सोचेंगे कि मुझे दबाना आसान है। देखा, तुम्हें हिंसा बहुत पसंद है, लेकिन अगर तुम सचमुच इस दुनिया में सबसे अमीर बनने का अपना सपना पूरा करना चाहते हो तो अधीरता तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन होगी। क्या तुम सिर्फ इसलिए इसके आगे झुकने को तैयार हो क्योंकि तुम इसे नियंत्रित नहीं करना चाहते? बूढ़े पादरी ने सख्ती से सवाल किया। युवा जैकब आखिरकार चुप हो गया, जैसे वो किसी बात पर विचार कर रहा हो। फिर उसने सोच समझकर कहा, मैं समझता हूँ, मैं और अधिक सहनशील होने की कोशिश करूंगा और सिर्फ अपने काम से काम रखूंगा। मैं अभी भी आपको सही रास्ता दिखाने के लिए चुकाना चाहता हूँ। मैं इस मौके को अपने हाथ से फिसलने नहीं दूंगा। बूढ़े पादरी ने फिर से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे तुमसे कुछ भी चुकाने की जरूरत नहीं है। हम सब प्रभु के दयनीय बच्चे हैं और मैंने वही किया जो प्रभु ने मुझसे मांगा। उन्होंने तुम्हारे रूप में जो आशीर्वाद हमें भेजा है, मैं उससे पहले ही संतुष्ट हूँ। युवा जैकब का चेहरा उतर गया और उसने पलट कर कहा, आप हमेशा अपनी कड़ी मेहनत का श्रेय किसी ऐसी चीज को क्यों देते हैं जिसका वजूद ही नहीं है? वो दूसरे बच्चे और मैं केवल आपके आभारी हैं, क्योंकि आप ही हैं जो हमें खिलाते हैं और आश्रय देते हैं, न कि वो पत्थर की मूर्ति। बूढ़े पादरी ने अफसोस से आह भरी। उनकी आंखें जीवन के उतार चढ़ाव से भरी थीं। मेरे लड़के, जब तुम अपनी अधीरता पर विजय प्राप्त कर लोगे और अपना सपना पूरा कर लोगे तो तुम समझ जाओगे कि मैं प्रभु की सेवा क्यों करता हूँ। जब तुम समझ जाओ तो मैं चाहता हूँ कि तुम एक मंदिर बनाओ। वो मेरा उद्धार होगा अगर मैं उस दिन मौजूद ना हूं तो। बूढ़े पादरी ने युवा जैकब के सिकुड़े चेहरे को देखकर नरमी से मुस्कुराते हुए कहा। जैकब की पलकें झटके से खुली। उसकी एम्बर आंखें उदासी से भरी थीं, इससे पहले कि उनमें स्पष्टता लौट आई। उसने खुद को एक मोटी जड़ पर लेटा हुआ पाया और अपने आसपास वही जानी पहचानी ग्रेनेस को देखा। पास्ट का सपना देखे काफी समय हो गया है और वो बूढ़ा सठियाला फिर आ गया है। अभी भी मुझे अपने अजीब धार्मिक विश्वासों से सता रहा है। जैकब ने अफसोस जताया, लेकिन उसके होठ मुड़ गए, जिससे एक दुर्लभ सम्मानजनक मुस्कान दिखाई दी। लेकिन ये केवल पल भर के लिए था, क्योंकि वो अपने सामान्य ठंडे रूप में लौट आया। लेकिन वो याद अभी भी उसके दिमाग में दिन की तरह साफ थी। अधीरता, हाँ, लेकिन इसी अधीरता ने मुझे वो बनाया जो मैं था। बहुत बुरा हुआ कि तुम उस वक्त वो देखने के लिए आसपास नहीं थे, वरना मैं आखिरकार तुम पर हावी होने के लिए खूब हंसता। पॉप्स। जैकब ने मन ही मन ताना मारा, इससे पहले कि उसकी आंखों की गहराई में दुख की एक झलक दिखाई दी। फिर भी मैंने तुम्हारा वो शानदार मंदिर बनवाया था और तुम्हारे प्रभु की जगह मैंने तुम्हारी मूर्ति रखी और तुम अपने प्रभु से भी ज्यादा मशहूर हो गए, जिसने तुम्हें कठिनाई के अलावा कुछ नहीं दिया। इसके बजाय तुमसे प्रार्थना करके कोई भी खाली हाथ घर नहीं जाता और मैंने ये सुनिश्चित किया। यहाँ तक कि उन घमंडी कमीनों को भी तुम्हारे सामने सिर झुकाना पड़ता था अगर उन्हें मुझसे कुछ चाहिए था तो। और मैंने पूरी दुनिया को तुम्हारे घुटनों पर ला दिया। क्या तुम्हारा विश्वास से यही मतलब था जो मजबूत लोगों द्वारा बनाया जा सकता है और इतनी आसानी से हेरफेर किया जा सकता है? मुझे अभी भी समझ नहीं आता। यहाँ तक कि जब मैंने अपनी जिंदगी के अंत में इतनी कोशिश की, मैंने सचमुच कोशिश की, लेकिन उद्धार के लिए कुछ नहीं था, केवल निराशा थी। आशा मर गई और मैंने उसके नक्शे कदमों का पालन किया, लेकिन मैं जिंदा था और मुझे वो हासिल करने का मौका दिया गया जिसकी मुझे लालसा थी। अधीर हूँ या नहीं, मैं अमरता हासिल करूंगा और मैं इसे पाने के लिए काफ़ी अधीर हूँ। जैकब ने मजाक उड़ाया और खड़ा हो गया, क्योंकि वो पूरी तरह से तरोताज़ा हो चुका था। उसने कच्चे लेकिन ताज़े मांस के 2 टुकड़े खाए और अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। दोपहर हो चुकी थी, लेकिन आज आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बारिश किसी भी मिनट शुरू हो सकती थी। रास्ता न भटकने के लिए जैकब थोड़ा धीमा चला, क्योंकि इस कमबख्त सुनसान जंगल में सूरज ही उसका एकमात्र कंपास था। तभी एक तेज गड़गड़ाहट के साथ खौफनाक जंगल पर बारिश होने लगी और एकमात्र सुकून ये था कि बारिश की आवाज़ और जैकब के निर्बाध कदमों के अलावा सब कुछ सामान्य था। लेकिन कुछ मील चलने के बाद जैकब की धड़कन सी रुक सी गई और उसके कदम ठिठक गए, क्योंकि उस बारिश में भी 100 मीटर से भी अधिक दूरी पर धातु के आपस में टकराने की आवाज़ें गूंज रही थीं। अगर कोई और वक्त होता तो जेकब अपने काम से काम रखते हुए चुपचाप वहां से निकल जाता, डिटूर। लेकिन इस जानलेवा जंगल में, जहां खून की एक बूंद भी उसकी जिंदगी और मौत का फैसला कर सकती थी, इस जगह पर होने वाली कोई भी लड़ाई उसके काम की ही थी। जल्द ही जेकब 4 मीटर लंबी घासों के समुद्र को देख रहा था, जिसे पानी की छींटों की तरह काटा जा रहा था और सैकड़ों स्केलेटन सोल्जर्स द्वारा रौंदा जा रहा था। इस घेराबंदी के ठीक बीच में एक 6 मीटर लंबा जायंट था, जो उन कंकालों को अपने खौफनाक वॉर हैमर के नीचे तीरों की तरह कुचल रहा था। जेकब की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं, क्योंकि ये पहली बार था जब उसने जायंट रेस के किसी जीवित सदस्य को देखा था
और उसे मानना पड़ा कि इस जायंट को अपना विशाल हथौड़ा घुमाते और छोटे भूकंप पैदा करते देखकर ही उसे दहशत महसूस हो रही थी। जब पाश्विक ताकत की बात आती थी तो आयरन जायंट ट्राइब का कोई मुकाबला नहीं था, और दूसरों को और भी ज़्यादा ईर्ष्यालु बनाने के लिए कुछ जायंट्स के पास मैजिक रेजिस्टेंस भी होता था, और वे उन प्रजातियों में से एक थे जिनमें जन्मजात जादुई प्रतिभा होती थी। फ्रीडम प्लेन्स की कोई भी बुद्धिमान प्रजाति उनसे खौफ खाती थी, और यहाँ तक कि एल्व्स भी इन डार्क स्टार्स को उकसाने से पहले 2 बार सोचते थे। फिर भी जेकब इस बात को लेकर चिंतित था कि ये जायंट घायल ना हो जाए और सबका विनाश न बुला ले। लेकिन वो कुछ हद तक शांत हो गया जब उसने देखा कि वो कंकाल कितने बेबस थे। हालांकि वो जानता था कि इतने सारे स्केलेटन सोल्जर्स अकेले किसी जायंट पर घेराबंदी नहीं करेंगे, कोई ना कोई मास्टरमाइंड जरूर होना चाहिए। और जैसा उसने सोचा था, उन सैकड़ों स्केलेटन सोल्जर्स के बीच अचानक स्केलेटन वॉरियर्स भाले और हेल्बर्ट्स लिए प्रकट हुए और तीरों की तरह जायंट की ओर शूट हुए। हालांकि जब जेकब चेतावनी देने ही वाला था, जायंट के विशाल लोहे जैसे चेहरे पर अचानक एक बर्फीली मुस्कान छा गई, और अगले ही पल उसका वॉर हैमर अचानक एक डार्क चमक से जगमगाने लगा। जेकब का दिल जोरों से धड़कने लगा, और बिना ये जाने कि क्या होने वाला है वो विपरीत दिशा में भागने लगा। अगले ही पल जायंट ने अपना चमकता हुआ वॉर हैमर घुमाते हुए दहाड़ लगाई। आयरन हैमर स्मैश! बूम! जायंट के आसपास का पूरा इलाका गड़गड़ा उठा, क्योंकि एक भयानक शॉक वेव ने उन कंकालों के पड़खच्चे उड़ा दिए। यहाँ तक कि ग्रेलैंड ट्रीज और घास भी नहीं बचे, और जायंट के आसपास का 20 मीटर से ज़्यादा का इलाका नो मैन्स लैंड बन गया था। जेकब, जो एक मोटी ग्रे जड़ की आड़ में उस खौफनाक शॉक वेव के सबसे बुरे असर से बचने में मुश्किल से कामयाब हुआ था, उसने अभी भी मन में बसे खौफ के साथ जायंट की दिशा में फिर से देखा। वो हमला बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, और उसे अब पूरा यकीन हो गया था कि उस वार में जादू शामिल था। हड्डियों का एक झुंड महान एल्बियो को मारना चाहता था। जाओ पहले एक जायंट के रूप में पैदा होकर आओ। एल्बियो नाम के उस आयरन जायंट ने ठंडे स्वर में ताना मारा और अपना वॉर हैमर वापस खींचा, जिसके पीछे एक 5 मीटर गहरा गड्ढा बन गया, और इस गड्ढे में अजीब ब्लेड के आकार के ग्रे पत्ते थे। जेकब जानता था कि वो दूसरी पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकता, और उसे उस बंदे की रक्षा करने का उसका विचार बेतुका लगा, क्योंकि बिना कौशल के कोई भी इस जगह में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करता। और तुम छोटे दोस्त, बाहर आ जाओ। एल्बियो ने ठंडी नज़रों से ठीक उसी पेड़ की जड़ को देखा जहां जेकब छिपा हुआ था। जेकब जानता था कि वो इस बंदे से वैसे छुटकारा नहीं पा सकेगा जैसे उसने चीते की खाल वाले आदमी से पाया था, क्योंकि ये जायंट्स डरावने रूप से तेज भी थे। इसके अलावा वो ग्रेलैंड ट्री फॉरेस्ट के बीच में इस बंदे के साथ अपनी ताकत का परीक्षण नहीं करना चाहता था। इसलिए खुद को शांत करते हुए वो बाहर आ गया। एल्बियो ने जेकब की हुडेड आकृति को देखा और ठंडे स्वर में कहा, मैंने देखा कि तुम मेरी मदद करना चाहते थे, इसलिए मैं ये नहीं मानूंगा कि तुम मुझ पर छिपकर वार करना चाहते थे। लेकिन तुम इस ग्रे गंदगी में क्या कर रहे हो? जेकब ने एल्बियो के बेपरवाह भाव को देखा और फिर उस तबाही को जो उसने अभी मचाई थी। उसने जवाब दिया, मैं स्वाभाविक रूप से डार्क वुडलैंड्स के निकास की ओर बढ़ रहा हूँ। एल्बियो की आंखें चमकी और उसके चेहरे पर अचानक एक मजाक उड़ाने वाली मुस्कान आ गई। तुम डार्क वुडलैंड्स में नए हो ना? जेकब इस अजीब सवाल से थोड़ा चौंका, लेकिन फिर भी जवाब दिया, मैं वास्तव में नया हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं? एल्बियो ने सादे ढंग से कहा, केवल नए लोग ही कहेंगे कि वो इन मनहूस जंगलों को छोड़ना चाहते हैं। जेकब ने भौहें सिकोड़ी, क्या ये संभव नहीं है? एल्बियो ने अपना सिर हिलाया, ये असंभव नहीं है, लेकिन उससे कुछ कम भी नहीं है। खैर छोड़ो, चूंकि तुमने मेरी मदद करने की कोशिश की थी, मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मुड़ जाओ और चले जाओ। जब तक कि तुम एक टियर 6 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो, इस जंगल को पार करने के बारे में सोचना भी मत, वरना डार्क रूइंस किसी और की तरह तुम्हारी भी कब्र बन जाएंगे। अपनी बात कहकर एल्बियो ने अपना विशाल शरीर मोड़ लिया। जेकब अब एल्बियो की इस सूक्ष्म यानी सबटल वार्निंग से और भी उलझन में था, और उसके पास कई सवाल थे। वो बता सकता था कि ये खौफनाक जायंट झूठ नहीं बोल रहा था, उसे अपनी ताकत के साथ झूठ बोलने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। रुको, मुझे इन डार्क रूइंस के बारे में बताओ और मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। जेकब ने दूसरा तरीका आजमाया। एल्बियो के होठ एक उपहासपूर्ण मुस्कान में मुड़ गए, जबकि उसकी पीठ अभी भी जेकब की ओर थी। छोटे दोस्त, अगर तुम्हें डार्क रूइंस के बारे में जानना है तो इस जंगल को पार करो और तुम्हें खुद पता चल जाएगा। अगर तुम जिंदा वापस आने में कामयाब रहे तो मुझे एरिया 892 में ढूंढना, नाम एल्बियो है। अगले ही पल उसकी आकृति अचानक धुंधली भरली हो गई और एल्बियो का विशाल शरीर किसी भूत की तरह फीका पड़ गया। जेकब की आंखों के लिए भी वो जायंट डरावने रूप से तेज था, जिससे उसके दिल की धड़कन रुक सी गई। अगर वो एल्बियो उसे मारना चाहता तो उसे डर था कि उसे जवाबी कार्रवाई करने का मौका भी नहीं मिलता। ये डार्क रूइंस क्या है? जेकब ने अपनी आंखें सिकोड़ी और वो इस इलाके में रुकने के मूड में नहीं था। हंगामे की वजह से और स्केलेटन्स के आने से पहले ही वो वहां से निकल लिया। हालांकि उसने अभी भी अपनी दिशा नहीं बदली। एल्बियो की आकृति जेकब के खड़े होने की जगह से कुछ मीटर दूर प्रकट हुई।
जब उसने देखा कि जेकब अभी भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है तो उसके विशाल चेहरे पर एक बड़ी ठंडी मुस्कान फैल गई। वो बारिश में गायब होते हुए बुदबुदाया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस स्केलेटन का शिकार करते समय मेरी मुलाकात किसी नए बंदे से होगी। अगर तुम जिंदा सा बचे तो तुम हम में से एक होगे, एक पिंजरे में बंद गुलाम। अफसोस कि ऐसा होने की संभावना लगभग शून्य है। हालांकि जेकब अब आंख मूंद कर उसी दिशा में नहीं बढ़ रहा था। एल्बियो की अस्पष्ट वार्निंग सुनने के बाद वो बता सकता था कि इस सब में कुछ तो गड़बड़ है। सबसे पहले उसे कोई अंदाजा नहीं था कि एरिया 892 क्या है। उसे ये भी नहीं पता था कि इस जगह में कोई डिविजन्स है या नहीं। फिर उसने नक्शे और रेयर प्लेन्स के बारे में जानकारी के दायरे के बारे में सोचा। डार्क वुडलैंड्स और सामान्य दिशाओं को छोड़कर इस जंगल या इन डार्क रुइंस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आखिर 4 राष्ट्र डार्क बीइंग्स के इस जगह पर कब्जा करने को लेकर ज्यादा चिंतित क्यों नहीं थे, जो तुलनात्मक रूप से शांत था, इसके विपरीत जो उसने इकट्ठी की गई जानकारी में पढ़ा था। इस जगह पर जायंट जैसी खौफनाक हस्तियां भी थीं और वे 4 शक्तियों की सेना से नहीं लग रहे थे। ये लोग डार्क वुडलैंड्स को छोड़कर इन मनहूस जंगलों में क्यों रह रहे थे? इस सब के बारे में कुछ तो अजीब था। जवाब डार्क रूइंस में छिपा हुआ था। इसलिए जेकब ने डार्क रूइंस के बारे में जानकारी के लिए स्टार नेटवर्क पर सर्च किया, लेकिन उसकी निराशा के लिए अलायंस सर्वर में भी कुछ नहीं मिला। इसके बाद वो केवल हार मान सकता था और उसने इस पर सो जाने का फैसला किया। अगले दिन कुछ बादलों को छोड़कर आसमान साफ था और जेकब ने अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला किया। वो कम से कम ये देखना चाहता था कि ये डार्क रूइंस क्या है। अगर उसे बाद में वापस भी जाना पड़ा तो उसे पता होगा कि वो किस चीज़ का सामना कर रहा है। अपना फैसला करने के बाद वो नहीं रुका और स्केलेटन से सतर्क रहते हुए आगे बढ़ता रहा। उसके पास एल्बियो जैसी विनाशकारी शक्ति नहीं थी, इसलिए वो इस जंगल में लड़ने से बचना चाहता था। अनजाने में जेकब को ग्रे लैंड ट्री फॉरेस्ट में यात्रा करते हुए 2 महीने से ज़्यादा हो गए थे और ग्रे लैंड ट्रीज की बढ़ती जड़ों के अलावा जेकब का किसी चीज़ से सामना नहीं हुआ था। हालांकि इस दिन जब रात हुई तो जेकब को अचानक एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई। जब वो दिन के लिए आराम कर रहा था और उसकी आंखें बंद थीं, ऐसा लग रहा था जैसे वो चल रहा हो, या मोर एक्यूरेटली कहा जाए तो उसके नीचे की जड़ें चल रही हों। जेकब की आंखें झटके से खुलीं। वो जल्दी से अपने पैरों पर कूद पड़ा, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो वो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसके आसपास का पूरा जंगल गायब हो चुका था। हाँ, आसपास नीचे या ऊपर कुछ नहीं था। वो बस अंधेरे में आगे की ओर स्लाइड कर रहा था। खौफजदा होकर जेकब ने वापस भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ और भी भयानक उसका इंतजार कर रहा था। वो कितना भी भागा, उसे ऐसा नहीं लगा कि वो आगे बढ़ा है। कर्स्ड इमॉर्टैलिटी, ये क्या बकवास चल रही है? उसने भागने का रास्ता ढूंढते हुए जल्दी से इमॉर्टिका को समन किया। वो जानता था कि जब वो आराम कर रहा था तब कुछ हुआ था, और जो कुछ भी हुआ वो उसकी समझ से परे था। केवल इमॉर्टिका ही स्थिति पर कुछ प्रकाश डाल सकती थी। इमॉर्टिका जेकब के सामने प्रकट हुई और उसने कुछ लिखा, जिसे पढ़कर जेकब के पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। किसी तरह वो जान गया कि अब उसकी वॉट लग गई है। रेयर ट्रेल प्लेन में तुम्हारा स्वागत है, हा 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 हा। रेयर ट्रायल प्लेन में तुम्हारा स्वागत है। क्या? रेयर ट्रायल प्लेन? समझाओ, क्या मैं खतरे में हूं? जेकब ने इस अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए जल्दी से पूछा। हालांकि उसकी दृष्टि अच्छी थी, लेकिन यह अंधेरा बिल्कुल अलग था और वो केवल इमोटिका को ही देख पा रहा था, क्योंकि उनका एक विशेष कनेक्शन था। अभी के लिए तो नहीं, मुझे लगता है। इमोटिका के इस जवाब ने जेकब को बहुत बड़ी राहत दी, लेकिन वो अभी भी खतरे से बाहर नहीं था, क्योंकि ये अंधेरा बहुत ही खौफनाक था। उसकी सारी इंद्रियां, सेंसेस ब्लॉक हो चुकी थीं और वो केवल आगे की ओर खिसकना महसूस कर पा रहा था। तो फिर हो क्या रहा है? जेकब ने ठीक से पूछा और उसकी तलवारें उसके हाथों में आ गईं। खैर, चूंकि तुम पहले ही एक ट्रायल प्लेन में प्रवेश कर चुके हो तो मैं तुम्हें अब बता सकती हूँ, इमोटिका ने लिखा। लेकिन पहले मुझे एक बात पूछने दो, क्योंकि तुम खुद एक रिसर्चर थे और वो भी एक सफल। तुम वर्ल्ड एवोल्यूशन के बारे में क्या सोचते हो? ऐसी क्या चीज़ है जो किसी दुनिया को बदल सकती है? जेकब का चेहरा उतर गया। उसके पास पहेलियां खेलने का वक्त नहीं था, लेकिन उसने फिर भी जवाब दिया, क्योंकि ये एक आसान सवाल था। ज्ञान। अब बस मुझे बताओ कि मैं कहाँ हूँ और वो जंगल कहाँ गया? नहीं, ये हर चीज़ के पीछे का सच है। ज्ञान तभी हासिल किया जा सकता है जब कोई किसी चीज़ के पीछे का सच ढूंढ ले। कभी कभी सच उस ज्ञान के बिल्कुल विपरीत हो सकता है जो ज्ञान उसे मानता है। ज्ञान हासिल करने के बाद भी हम उसी ज्ञान की गहराई में क्यों जाते हैं और कभी कभी कुछ अविश्वसनीय क्यों पाते हैं? सच ही वो चीज़ है जो सब कुछ बदल देती है और सच को कोई नहीं हरा सकता। एक सच के पीछे हमेशा एक और सच होता है, अनंत परतों की तरह। तुम जितना अधिक सच ढूंढोगे, तुम उतना ही अधिक पुष्टि करना चाहोगे कि क्या ये सच है, या कोई और तुम्हारे सच पर शक करेगा और फिर अपने सच की तलाश शुरू कर देगा।
लेकिन अगर किसी ने परम सत्य हासिल कर लिया तो इसके अकल्पनीय परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि ज़ोडिएक प्लेन्स जो वस्तुतः अथाह है। जेकब की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। लेकिन ये कैसे संभव है? हालांकि वो समझ गया था कि इमोटिका क्या कहना चाह रही है, लेकिन वो इतनी बेतुकी बात पर कभी विश्वास नहीं करेगा। और तो और उसे अभी भी समझ नहीं आया कि इसका मौजूदा स्थिति से क्या लेना देना है। कुछ भी असंभव नहीं है, मैंने तुम्हें बताया था। तुम इतने तुच्छ हो कि ज़ोडिएक प्लेन्स में रेत के एक कण का भी तुमसे ऊंचा रुतबा हो सकता है। लेकिन तुम समझ जाओगे अगर तुम शास्त्र को उच्च चरणों तक कल्टीवेट कर सको। तुम्हें बस इतना जानने की ज़रूरत है कि ज़ोडिएक प्लेन्स अथाह है और तुम इसे एक ब्रह्मांड मान सकते हो। लेकिन ये उस ब्रह्मांड की तरह काम नहीं करता जिसे तुम जानते हो। वहाँ तारे हैं, सौर मंडल है और आकाश गंगाएं हैं, लेकिन किसी खास वजह से सब कुछ मिला दिया गया है जिससे ज़ोडिएक प्लेन्स बने हैं। जहाँ तक आसमान, सूर्य और चांद के वैसे ही होने का सवाल है, ये भी ज़ोडिएक प्लेन्स के ब्रह्मांड होने के कारण से जुड़ा है। कॉमन प्लेन्स को टाइप 0 प्लेन के रूप में जाना जाता है और रेयर प्लेन्स को टाइप 1 प्लेन के रूप में। उच्च प्लेन्स भी हैं और उन प्लेन्स पर अकल्पनीय सच छिपा है। जहाँ तक उस जगह का सवाल है जहाँ तुम अभी फंसे हो, उसे ट्रायल प्लेन कहा जाता है। शून्य से ऊपर हर प्लेन में ये ट्रायल प्लेन्स होते हैं। उन सारी अकल्पनीय जानकारी को पढ़ने के बाद जेकब काफ़ी हद तक शांत हो गया। इस रहस्यमयी दुनिया ने उसके क्षितिज को फिर से विस्तृत कर दिया था। इन जगहों पर किस प्रकार के ट्रायल्स होते हैं और उनका उद्देश्य क्या है? चूंकि वे ट्रायल्स हैं, तो उन्हें कौन सेट करता है और उन पर निगरानी कौन रखता है? जेकब ने सख्ती से पूछा। ये ट्रायल्स ज़ोडिएक प्लेन्स द्वारा ही बनाए गए हैं और ज़ोडिएक प्लेन्स ही उन पर निगरानी रखते हैं। तुम इसे ज़ोडिएक विल कह सकते हो। जैसे लोग कहते हैं कि भगवान हमेशा दुनिया पर नज़र रखते हैं, ज़ोडिएक विल उससे भी ज़्यादा खौफनाक है। ज़ोडिएक विल, मैं इसे याद रखूंगा। जेकब ने इस नाम को जल्दी से अपने दिमाग में उकेर लिया। इमोटिका ने आगे कहा, जहाँ तक इन ट्रायल्स के उद्देश्य का सवाल है, इसका केवल एक ही उद्देश्य है, हायर प्लेन की ओर रास्ता खोलना। अब जेकब और भी उलझन में और चौंक गया था। क्या तुम मुझे बता रही हो कि इस ट्रायल को पास किए बिना कोई भी हायर प्लेन में नहीं जा सकता? लेकिन ये नामुमकिन है, क्योंकि अलायंस किसी निश्चित शर्त को पूरा करने पर किसी को यहाँ से बाहर ले जा सकता है। तुम बिल्कुल नहीं समझे। हायर प्लेन की ओर रास्ता खोलने का मतलब है उस प्लेन से सुरक्षा हटाना और उस बैरियर को हटाना जो अन्य जातियों को हायर प्लेन की ओर जाने से रोकता है। क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं होता कि वो अनडेड फ्रीडम प्लेन्स में हमला क्यों नहीं कर सकते या कदम क्यों नहीं रख सकते? ऐसा इसलिए क्योंकि उस क्षेत्र को लाइफ प्लेन कहा जाता है, जहां डार्क बीइंग्स प्रवेश नहीं कर सकते, जबकि वाइल्ड नेशन के नाम से जानी जाने वाली जगह डेड प्लेन नामक क्षेत्र पर स्थापित है, जहां लिविंग बीइंग्स प्रवेश नहीं कर सकते। आखिर में वह क्षेत्र जहां कोई भी प्राणी स्वतंत्र रूप से घूम सकता है, उसे न्यूट्रल प्लेन कहा जाता है, जैसे कि डार्क वुडलैंड्स। बात बस इतनी है कि इस जगह के जीवित प्राणी बहुत कमज़ोर हैं। उन्हें डार्क बीइंग्स की तरह ट्रायल प्लेन से बाहर निकलने का रास्ता खोजना बाकी था और वे असली ट्रायल प्लेन से बचते हुए इस न्यूट्रल प्लेन में प्रवेश कर गए। इसी तरह से अन्य प्लेन्स पर पैदा हुआ प्राणी, या अगर उनके पास एक निश्चित स्तर की ब्लड लाइन और कौशल है, तो वे उन दो सुरक्षित क्षेत्रों या प्लेन्स में प्रवेश नहीं कर सकते। न ही वे उस प्लेन का ट्रायल पार कर सकते हैं। केवल उस प्लेन में पैदा हुआ मूल निवासी ही अपने जन्म वाले प्लेन के ट्रायल में प्रवेश कर सकता है और उसे हटा सकता है। इस नियम का एकमात्र अपवाद है स्टार ओशन, या तब जब किसी के ट्रायल को पार करने पर उस प्लेन की सुरक्षा हटा दी जाती है। हालांकि बाद वाले मामले में अभी भी प्लेन का पावर लेवल प्रतिबंध लागू होता है। या तुम्हें लगता है कि दोनों गुट जीवित और मृत एक दूसरे को एक ही ज़मीन पर पनपने देंगे? हायर प्लेन्स पर और भी पेचीदा नियम है, लेकिन तुम्हें अभी उन्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल, जो व्यक्ति इस ट्रायल को पार करेगा, चाहे वो जीवित गुट से हो या मृत गुट से, उसे उस प्लेन पर एक विशेष अधिकार प्राप्त होगा और इन ट्रायल से मिलने वाला हर इनाम बेहद शानदार होता है। आखिर में, अगर कोई ट्रायल पार कर लिया जाता है, तो ये 1000 साल बाद रीसेट हो जाएगा और हर बार ट्रायल पिछले वाले से अलग होता है। मेरा अंदाज़ा है कि टाइप 1 प्लेन्स के डार्क बीइंग्स ने पिछला ट्रायल पार कर लिया था, इसीलिए उनका पलड़ा जीवित प्राणियों पर भारी था और शायद वो इसे फिर से पार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वे फ्रीडम प्लेन्स के उन बेवकूफ़ों के लिए चीज़ों को और भी मुश्किल बनाने के लिए अपने प्यादों के साथ इस जगह पर कब्जा कर रहे थे। जेकब को लगा जैसे उसकी आंखों से धुंध हट गई, क्योंकि उसे आखिरकार समझ आने लगा था कि रेयर प्लेन्स में क्या हो रहा है। रुको, तुमने कहा कि केवल मूल निवासी ही इन सुरक्षा क्षेत्रों और ट्रायल्स में प्रवेश कर सकते हैं।
मैं इन दो प्रतिबंधों को कैसे बाईपास कर पा रहा हूँ? जेकब ने तुरंत मामले की जड़ पकड़ ली। जैसा उसने सोचा था, इमोटिका की पागल हंसी पूरे पन्ने पर भर गई। हे, तुम अंदाजा लगाने की कोशिश क्यों नहीं करते? जेकब ने तुरंत कुछ सोचा और अनिश्चितता से जवाब दिया, या तो ये तुम्हारी वजह से है या इसका मेरे पुनर्जन्म से कोई लेना देना है। खुद को इतना क्रेडिट मत दो। केवल द 9 यूनिवर्सल गॉडली स्क्रिप्चर्स में से किसी एक का उत्तराधिकारी ही इन नियमों को बाईपास कर सकता है। मुझे तुम्हें कुछ और भी बताने दो। हे, जेकब को अचानक एक बुरा प्रस्ताव महसूस हुआ। द 9 यूनिवर्सल गॉडली स्क्रिप्चर्स ट्रायल की छिपी हुई शर्तों को भी देख सकते हैं, इमोटिका ने खुलासा किया। इसका मुझसे क्या लेना देना? मुझे उन ट्रायल्स को पार करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके विपरीत, जब तक वे पूरे नहीं होते, मैं बस जगहों के बीच जा सकता हूं और अपना काम कर सकता हूं। अगर मैं किसी को नाराज भी कर दूं, तो मैं दूसरी तरफ के क्षेत्र में छिप सकता हूं और वे मुझे छू भी नहीं पाएंगे। जेकब अब पूरी तरह से शांत हो गया, क्योंकि उसने हर किसी पर इस तरह का फायदा होने के लाभों के बारे में सोचा। क्या तुम्हें यकीन है? मैं तुम्हें बता दूं कि जो व्यक्ति इन ट्रायल्स को पार करेगा, उसे ज़ोडियाक विल द्वारा ZC के साथ शानदार इनाम दिया जाएगा और ट्रायल के चैंपियन के लिए एक स्पेशल शॉप खोली जाएगी। तुम उस शॉप से उस प्लेन पर मौजूद कुछ भी खरीद सकते हो, यहाँ तक कि 9 स्टार एलिमेंट कोर्स भी। ये पढ़ते ही जेकब की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। क्या तुम सीरियस हो? बिल्कुल, डिलीवरी भी तुरंत होगी, लेकिन ज़रा सोचो, अगर तुमने बैरियर हटा दिया तो फ्रीडम प्लेन्स इस मोड़ पर डार्क बींग्स द्वारा निगल लिया जाएगा। या इससे भी बदतर, फ्रीडम प्लेन्स में तुम्हारे जैसे लोग तुम्हें इतनी जल्दी संतुलन बिगाड़ने के लिए नफरत कर सकते हैं। इमोटिका ने चेतावनी देने का ढोंग किया। जेकब के होंठ तिरस्कारपूर्ण बर्फीली मुस्कान में मुड़ गए। क्या तुम्हें लगता है मुझे कोई परवाह है? ठीक इसी पल जेकब ने अचानक आगे देखा, क्योंकि उसे अंधेरे के अंत में रोशनी दिखाई दी। वो अपनी मंजिल पर था, चाहे वो जो भी हो। मुझे पता था तुम मुझे निराश नहीं करोगे। ठीक है, ध्यान से पढ़ो। मेरे पास वक्त नहीं है। तुम मुझे ट्रायल प्लेन में समन नहीं कर सकते, किसी ऐसे कारण से जो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती। जिस पल तुम इस जगह से बाहर निकलोगे, मैं गायब हो जाऊंगी। ये डार्क रूइंस नामक ट्रायल को पूरा करने के लिए छिपी हुई शर्तें हैं। जेकब ये पढ़कर चकरा गया कि वो डार्क रूइंस में इमोटिका को समन नहीं कर सकता, लेकिन जल्द ही उसका ध्यान इमोटिका पर हुई अचानक हुई चमक ने खींच लिया, इससे पहले कि एक पूरी तरह से नया पन्ना दिखाई दे। टाइप 1 रेयर ट्रायल प्लेन नंबर 12809430, कोड नेम डार्क रून, शुरुआत का समय 392 साल पहले, समाप्ति का समय जारी है। ट्रायल कोड नेम डार्क रून के लिए प्रत्यारोपित शर्तें। ठीक इसी पल अंतरिक्ष यानी स्पेस में एक कंपन हुआ और एक अदृश्य शक्ति ने उसे चीर कर रख दिया, जिससे एक ब्लैक होल सामने आ गया। इसके बाद अचानक इस ब्लैक होल से एक आकृति बाहर फेंकी गई और वो ब्लैक होल उतनी ही तेजी से गायब हो गया जितनी तेजी से वो आया था। वो आकृति एक पुराने पत्थर के फर्श पर गई। उसने एक लंबी काली जैकेट पहनी थी, जिसके सिर पर एक लंबा हुड था और नीचे एक चेहरा विहीन यानी फेसलेस काला नकाब छिपा था। ये कोई और नहीं बल्कि जेकब था, जिसे रहस्यमय तरीके से इस जगह पर भेज दिया गया था, जो कि रेयर प्लेन ट्रायल थी। अगर इमोटिका ने पहले से ना समझाया होता, तो डार्क वुडलैंड्स के किसी भी महत्वाकांक्षी नए खिलाड़ी की तरह वो भी इस पूरी परीक्षा से अनजान और खौफजदा होता। लेकिन वो शांत था, क्योंकि वो जानता था कि ये कैसी जगह है और इसका क्या मतलब है। जेकब ने चारों ओर देखा और उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि वो एक ऐसे गलियारे में खड़ा है जिसकी दीवारों पर मशालें जल रही थीं और हल्की रोशनी दे रही थीं। हालांकि दीवारों ने उसे आशंकित कर दिया, क्योंकि वे खोपड़ियों से बनी थीं। एक तहखाना? उसने डार्क लहजे में सोचा और पीछे देखा। सामने की तरह ही पीछे भी एक लंबा गलियारा जा रहा था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो डार्क रूइंस के किस हिस्से में है, लेकिन वो स्पष्ट रूप से इन तहखानों के भीतर अंडरग्राउंड था। अचानक जेकब को अपनी कलाई पर एक कंपन महसूस हुआ, जो उसकी स्टार वॉच थी। उसने अपनी आस्तीन खिसकाई और अपनी स्टार वॉच पर एक नोटिफिकेशन देखकर हैरान रह गया। फेसलेस एंशंट, आपका रेयर प्लेन्स के डार्क रूइंस में स्वागत है। कृपया महिमा के लिए डार्क रूइंस का अन्वेषण करें। ये एक अस्पष्ट यानी एम्बिगुअस मैसेज था, लेकिन इसने उस जगह का नाम तो बता ही दिया जहां वो था। क्या ऐसा हो सकता है कि स्टार नेटवर्क भी ज़ोडियाक विल द्वारा नियंत्रित हो? ये इस नेटवर्क के रहस्यमयी बैकग्राउंड की व्याख्या कर सकता है। जेकब ने अनुमान लगाया, लेकिन इसे जोर से बोलने की हिम्मत नहीं की। अब वो इस ज़ोडियाक विल से भी आशंकित था, क्योंकि इमोटिका भी इससे डरी हुई लग रही थी।
अगर इमोटिका ने उसे अपनी स्टार वॉच पहने रहने के लिए नहीं कहा होता तो वो शायद इसे अपने इन्फिनिटी पेंडेंट में रख चुका होता। जेकब ने फिर स्टार वॉच का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन उसकी निराशा के लिए बाहर के साथ कनेक्शन पूरी तरह से बंद था, जिससे उसकी परिकल्पना और भी पुख्ता हो गई। फिर भी उसने अपनी स्टार वॉच अपने पास ही रखी और उस अस्पष्ट मैसेज के बाद कोई और मैसेज नहीं आया। जेकब ने फिर अपने बाएं हाथ में पंप एक्शन शॉटगन और दाहिने हाथ में अपनी तलवार पकड़कर बाईं दिशा में जाने का फैसला किया। उसने इस जगह को कम आंकने की हिम्मत नहीं की, यहाँ तक कि वो जायंट भी सतर्क था। भले ही वो इसे पार करना जानता हो, इसका मतलब ये नहीं था कि वो ऐसा कर भी सकता था। अगर इमोटिका सही थी तो उच्च स्तरीय डार्क बीइंग्स भी इस जगह को पार करने के लिए इस जगह पर उमड़ रहे होंगे, और अपनी वर्तमान शक्ति सीमा के साथ वो सिर्फ मौत को बुलावा दे रहा होगा। वो इमोटिका को भी समन नहीं कर सकता था, और उसे पूरा यकीन था कि इसका ज़ोडियाक विल से कोई लेना देना है या कोई और कारण हो सकता है। कुछ भी हो, उसे सावधान रहना था। जेकब का पहला उद्देश्य इन अंडरग्राउंड तहखानों को छोड़ना था। जैसे ही जेकब हल्की रोशनी वाले गलियारे की ओर धीरे धीरे बढ़ा, उसने दीवारों पर धूल और पत्थर के फर्श पर अपने पैरों के निशान देखे। जाहिर है, इस गलियारे का काफ़ी लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुआ था, लेकिन जब उसने उन जलती हुई खोपड़ी वाली मशालों के बारे में सोचा तो उसकी सोच बदल गई। आधे घंटे चलने के बाद उसने भौं से कोड़ी, क्योंकि खोपड़ियों की एक दीवार ने उसका रास्ता रोक दिया था। ये एक बंद गली थी। घबराकर वो वापस मुड़ गया, क्योंकि जब तक बिल्कुल ज़रूरी ना हो वो उन खोपड़ियों को छूना नहीं चाहता था। 1 घंटे से ज़्यादा चलने के बाद जेकब का चेहरा काला पड़ गया जब उसने देखा कि एक दीवार फिर से उसका रास्ता रोक रही है। इसका मतलब था कि दोनों तरफ से रास्ता पूरी तरह से बंद था। कुछ अजीब है, ये गलियारा बहुत लंबा है। इसके अलावा ये मशालें बिना बुझने के कोई संकेत दिए जलती रहीं, और यहाँ की हवा में भी दम घुटा हुआ नहीं लगा। यहाँ कोई ना कोई वेंटिलेशन सिस्टम होना ही चाहिए। जेकब ने भौं से कोड़ी और आखिरकार अपने हाथ गंदे करने का फैसला किया। वो पहले उसका रास्ता रोक रही खोपड़ी की दीवार की ओर बढ़ा और अपनी तलवार से वार किया, जिससे वो पुरानी खोपड़ियाँ टुकड़ों में उड़ गईं और धूल का एक छोटा सा गुबार उठ गया। जब जेकब ने देखा कि उन खोपड़ियों के पीछे सचमुच पत्थर की एक दीवार है, तो वो दूसरी संदिग्ध चीज़ की ओर बढ़ा, जो कि वे मशालें थीं। गलियारा केवल 3 मीटर व्यास का था, इसलिए जेकब का हाथ आसानी से मशालों तक पहुंच गया। जब उसने एक मशाल को हटाने की कोशिश की तो अजीब तरह से वो 1 इंच भी नहीं हिली, जैसे वो दीवार पर फिक्स हो। अपनी तलवार की मूठ से उसने मशाल को तोड़ने की कोशिश की और खोपड़ी के आकार की मशाल आसानी से ब्लास्ट हो गई। लेकिन जेकब अगले ही पल स्तब्ध रह गया, क्योंकि मशाल टूटने पर हवा में एक हथेली के आकार की पीली लाल ज्वाला दिखाई दी। मशाल की सुरक्षा खोने के बाद वो अचानक फड़फड़ाने लगी और फिर बुझ गई, पीछे एक हक्के बक्के जेकब को छोड़कर। जादू, केवल यही इस घटना की व्याख्या कर सकता था। पहले जेकब ने सोचा था कि शायद कोई गैस लाइन उन मशालों को सपोर्ट कर रही है, लेकिन ऐसा लगा कि वो बिल्कुल गलत था। उसे आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ज़रूरत थी, क्योंकि वो एक जादुई दुनिया में था जहाँ कुछ भी संभव था। मशालों को छोड़कर जेकब ने उन खोपड़ियों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया, और आधे घंटे तक उन खोपड़ियों को साफ करने के बाद उसने दोनों तरफ 10 मीटर से अधिक रास्ता साफ कर दिया था, क्योंकि खोपड़ी का मलबा फर्श पर भर गया था। फिर भी जेकब को दोनों तरफ पत्थर की दीवारों के अलावा कुछ नहीं दिखा, जिससे वो उलझन में पड़ गया। ये गलियारा बहुत लंबा था, और अगर वो इन 2 दीवारों को साफ करना शुरू करता तो इसमें पूरा 1 दिन लग सकता था, और फिर भी उसे ये सुराग नहीं मिलता कि वो कहाँ है और कैसे बाहर निकल सकता है। चलो इस अजीब सी जगह से बाहर निकलने का रास्ता ब्लास्ट करके बनाते हैं, जेकब ने ठंडी हंसी हंसी। अगले ही पल उसके हाथ में एक हल्का पीला आयताकार बॉक्स दिखाई दिया। ये केवल 6 इंच लंबा और 2 इंच मोटा था। ये TNT था। वो सचमुच अपने शब्दों का मतलब बता रहा था जब उसने कहा कि वो इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ब्लास्ट करेगा। ये TNT उसने खुद बनाया था। जब वो फ्रीडम प्लेन्स छोड़ने की योजना बना रहा था तो वो जानता था कि वहाँ की जगह ऐसी नहीं है जिसे वो अपनी वर्तमान शक्ति से संभाल सके। इसलिए उसने ऐसी स्थितियों का अनुभव होने पर कुछ चीज़ें तैयार की थीं। TNT उन्हीं चीज़ों में से एक था। ठंडी आंखों के साथ उसने गलियारे को रोकने वाली पत्थर की दीवार पर TNT रखा और इसे एक रेडियो वेव कंट्रोलर के साथ सेट कर दिया। उन मजबूत पत्थर की दीवारों को देखने के बाद ही उसने अपना ये पागलपन भरा कदम उठाया, वरना अगर ये कोई उथली गुफा होती तो वो TNT का उपयोग करने और खुद को दफनाने के बजाय तलाश जारी रखना पसंद करता। जेकब ने अपने और TNT के बीच सैकड़ों मीटर की दूरी रखी और फिर लाल ट्रिगर दबा दिया। बूम! पूरे गलियारे में एक ज़बरदस्त धमाके की आवाज़ गूंज उठी और वे खोपड़ियाँ अपनी जगहों से गिरने लगीं और धूल के एक विशाल गुबार ने बवंडर की तरह पूरे गलियारे को घेर लिया। जेकब पूरी तरह से बेपरवाह था और धमाके वाले क्षेत्र की ओर जाने से पहले कुछ पल इंतजार किया। अपने निर्बाध कदमों के नीचे खोपड़ी के मलबे को कुचलते हुए वो धूल से भरे धमाके वाले क्षेत्र में पहुंचा और दीवार के पास गया।
वो इसके बीच में एक रोशनी नोटिस किए बिना नहीं रह सका। इतनी धूल के बावजूद ये काफ़ी साफ था। तो यहाँ एक रास्ता था। जेकब के होंठ मुड़ गए जब उसने आखिरकार आधी टूटी हुई दीवार और उसके पीछे एक और गलियारा देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने ओपनिंग को पार किया और एक और हल्की रोशनी वाले तहखाने के गलियारे में कदम रखा। लेकिन ये उस गलियारे से थोड़ा अधिक विशाल था जहाँ से वो अभी अभी ब्लास्ट करके बाहर निकला था। इस बार जेकब फिर से बाई ओर गया और 10 मिनट चलने के बाद उसका सामना किसी दीवार से नहीं बल्कि एक चौराहे से हुआ। क्या ये किसी तरह की ग्रेव मेज है? जेकब का चेहरा उतर गया, लेकिन अचानक उसके कान खड़े हो गए क्योंकि बाईं ओर के चौराहे के रास्ते से उसकी स्थिति की ओर हल्के कदमों की आहट आ रही थी। धमाके ने पक्का किसी को यहाँ खींच लिया है, चाहे वो जो भी हो। जेकब सतर्क हो गया और पास आने वाली पार्टी को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। जो कोई भी इस जगह आ सकता था वो साधारण नहीं था और वो डार्क बींग्स के बारे में बहुत अधिक चिंतित था। इससे पहले कि वो व्यक्ति इस जगह पहुंचे, जेकब ने जल्दी से दाहिना रास्ता ले लिया और खामोश कदमों के साथ वो वहां से भाग निकला। जेकब के जाने के 1 मिनट बाद भेड़ियों के कान वाली एक नाजुक सी महिला, जिसने एक छोटा सा काला कवच पहना था जो केवल उसके महत्वपूर्ण अंगों को ढकता था, अपने दोनों रोएदार हाथों में एक तलवार और एक असॉल्ट राइफल पकड़े हुए दिखाई दी। उसने उस अभी भी धूल भरे गलियारे को देखा जहां से जेकब बाहर निकला था और भौं से कोड़ी। किसी ने अभी अभी एक डेड पैसेज से बाहर निकलने के लिए विस्फोटक बल का उपयोग किया है। ये जादू है या टेक्नोलॉजी? जो भी था वो मजबूत था। अगर ये कोई डार्क बीइंग नहीं है और अगर मैं इस व्यक्ति के साथ टीम अप कर सकती हूँ तो मैं शायद आखिरकार इस मनहूस जगह को छोड़ सकूं। उसकी भेड़िए जैसी आंखों में आशा की एक किरण दिखाई दी और उसकी छोटी गोरी नाक फड़कने लगी और उसने तुरंत दाहिने गलियारे की ओर देखा जहां जेकब गया था। उसके होंठ एक खूबसूरत मुस्कान में मुड़ गए। केमिकल की गंध, निश्चित रूप से कोई जादूगर नहीं है। भारी उम्मीद के साथ उसने परिणामों की परवाह किए बिना उस व्यक्ति का पीछा किया, जो भी वो था। खोपड़ियों की इस भूल धुलैया में अकेले पीड़ित होने से ये कहीं बेहतर था। जैकब भले ही चाहता था, लेकिन वो इस तहखाने की भूल भुलैया यानी कैटाकॉम मेज में लापरवाही से आगे नहीं बढ़ सकता था। लेकिन उसे अपने पीछे आने वाले कदमों की आहट की ज़्यादा चिंता थी। जो चाहे वो किसी भी दिशा में जाए या उसके कदम कितने भी तेज़ और खामोश क्यों ना हो, उसे पकड़ ही लेगी। अंत में उसने फैसला किया कि वो इस पीछा करने वाले का सामना करेगा, वरना उसे मानसिक शांति नहीं मिलेगी। उसके हाथ में एक स्नाइपर राइफल आ गई, लेकिन ये टाइटन राइफल नहीं थी, बल्कि उसकी खुद की बनाई CT-408 स्नाइपर राइफल थी, जिसमें 32x स्टैंडर्ड इंफ्रारेड स्कोप लगा था। जैकब ने ठंडे दिमाग से स्नाइपर राइफल को चौराहे के अंत में रखा, उसे उन खोपड़ियों के बीच छिपाया और फिर अपनी आंख स्कोप के पीछे लगा दी। उसे परवाह नहीं थी कि वो कोई अनडेड है या जीवित प्राणी। चूंकि ये व्यक्ति उसका पीछा कर रहा था, वो उसे ठिकाने लगाने वाला था। अपनी सुनने की क्षमता यानी हेयरिंग के बिना वो शायद उस दूसरे व्यक्ति को सुन भी नहीं पाता, इसलिए वो जानता था कि दूसरी पार्टी छिपने में कितनी माहिर है। ये जगह अज्ञात खतरों से भरी थी और जैकब किसी ऐसे खतरे को जिंदा नहीं छोड़ सकता था जो ट्रैकिंग में माहिर हो। जैकब की उंगली ट्रिगर पर थी जब उसने उन कदमों को धीरे धीरे पास आते सुना। तभी कुछ जैकब की नज़रों में आया और उसने ट्रिगर दबा दिया। बूम! तहखाने के रास्तों के सन्नाटे में गोली की आवाज़ गूंज उठी, लेकिन जैकब की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि जो चीज़ उड़कर बिखरी थी वो एक तलवार की नोक पर रखी कोई रैंडम सूखी खोपड़ी थी। लेकिन जिस बात ने जैकब को हैरान किया वो ये था कि गोली तलवार की सिल्वर नोक को बेध नहीं पाई, बल्कि बिना खरोंच छोड़े उछल गई, यानी बाउंस्ड ऑफ। इतना ही नहीं, उस तलवार को पकड़ने वाले पर भी गोली के असर का कोई प्रभाव नहीं दिखा, क्योंकि ब्लेड अभी भी उसी जगह पर बिना गिरे टिका हुआ था। दूसरी पार्टी बेहद मजबूत है। तो तुम मेरे कदमों की आहट सुन सकते हो और एक निर्णायक वार करने की कोशिश कर सकते हो, है? बढ़िया, तुम्हारे पास जिंदा रहने का कुछ हुनर और हिम्मत है। इस वक्त तिरस्कार से भरी एक कुरकुरी आवाज़ गूंजी। ये साफ तौर पर उस तलवार के मालिक की आवाज़ थी। जैकब ने भौं से कोड़ी। कोई डार्क बीइंग नहीं है। क्योंकि यहाँ हर कोई जिंदा रहने के लिए लड़ रहा है, तो हर गुट बाहर की तुलना में ज़्यादा एकजुट हो सकता है। और तो और इस व्यक्ति के लहजे से लगता है कि इसने मुझे जानबूझकर अपने कदम सुनने दिए ताकि ये मुझे टेस्ट कर सके। तुम कौन हो? उसने सवाल करने का फैसला किया, क्योंकि आसपास किसी अनुभवी व्यक्ति का होना नुकसान से ज़्यादा फायदा ही करेगा। खैर, तब तक जब तक कि उनके इरादे दुर्भावनापूर्ण ना हो। मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह हूँ, जिसे 2 साल पहले रहस्यमयी तरीके से इस मनहूस जगह में फेंक दिया गया था। तुम पहले इंसान हो जिससे मैं 2 साल में मिली हूँ। हम टीम क्यों नहीं बना लेते? मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है और मैं बस इस भगवान द्वारा भुलाई गई जगह से बाहर निकलना चाहती हूँ, महिला ने परेशान लहजे में खुलासा किया। जैकब हैरान रह गया जब उसने सुना कि वो 2 साल से यहाँ फंसी है। ये आखिर कैसी जगह है? या हो सकता है वो मेरा भरोसा जीतने के लिए झूठ बोल रही हो। लेकिन अगर उसकी बात सच है तो मुझे जानना होगा कि वो 2 साल के बाद भी यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकल पाई। जैकब गंभीर हो गया।
देखो, मैं जानती हूँ कि किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन मैं यहाँ से बाहर निकलने के लिए तुम्हारे साथ काम करने के प्रति ईमानदार हूँ। मैं अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए बाहर आ रही हूँ, महिला ने घोषणा की। जैकब अडिग रहा और ठंडी नज़रों से देखता रहा जब सफ़ेद रोएंदार हाथ धीरे धीरे दिखाई दिए और इंफ्रारेड व्यू देखकर उसने पुष्टि की कि ये एक जीवित व्यक्ति है। भेड़ियों के कानों वाली एक नाजुक महिला जिसने छोटा सा काला कवच पहना था जो केवल उसके महत्वपूर्ण अंगों को ढकता था, आत्मसमर्पण में अपने हाथ ऊपर किए प्रकट हुई। उसकी पतली कमर से एक तलवार और एक असॉल्ट राइफल बंधी थी, एक वुल्फ डेमी ह्यूमन। जैकब ने उसके नैन नक्शे देखकर तुरंत अंदाजा लगा लिया। चूंकि दूसरी पार्टी अपने हाथ दिखा रही थी, यह साफ था कि वो अपनी बातों के प्रति ईमानदार थी या अपने नाटक में बहुत ज़्यादा आश्वस्त थी। लेकिन जैकब ने उस पर विश्वास करने का फैसला किया क्योंकि इस भूल भुलैया के बारे में उसके पास महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती थी। हालांकि उसने अपनी राइफल नीचे नहीं की और उसके सामने चलकर गया। ये जगह क्या है? उसने पूछा। जैकब को देखकर वुल्फ वुमन की आंखें चमक गईं और उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं अपने हाथ नीचे कर सकती हूँ? कर सकती हो, लेकिन अगर तुमने अपनी उंगली भी हिलाई तो मैं गोली मार दूंगा। कितना डरावना, वो खिलखिलाई। जैसा कि मैंने पहले कहा, इस जगह को डार्क रोइंस कहा जाता है। क्या ये स्टार नेटवर्क द्वारा खेला जा रहा कोई खेल है? जैकब ने सोचा। काफ़ी हद तक करीब है। तो तुम्हें 2 साल में इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला? उसने एक और सवाल पूछा। तुम इस जगह पर कब से हो? उसने जवाब देने के बजाय उम्मीद की झलक के साथ पूछा। जैकब ने भौं सिकोड़ी, फिर भी जवाब दिया, कुछ घंटों से। वुल्फ वुमन की आंखें चमक गईं। मुझे पता था आइस नेशन का वर्तमान शासक कौन है और क्या हमने नाइटमेयर चैंपियनशिप जीती? जैकब उसे गोली मार देना चाहता था क्योंकि वो एक जिज्ञासु बच्चे की तरह बेमानी सवाल पूछने लगी। अपने डार्क इरादों को दबाते हुए उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है और ना ही मुझे परवाह है। अगर तुम्हें बस इतना ही कहना है तो बेहतर है मैं अकेले ही भटकूं। अब मेरे पीछे मत आना। वुल्फ वुमन ने जल्दी से विषय बदला क्योंकि उसके जिज्ञासु भाव गंभीर और परेशान हो गए। ठीक है, तुम्हें अपने एक साथी ट्राइब्समैन के साथ इतना बुरा व्यवहार करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता है। एक ट्राइब्समैन कहे जाने के बाद भी जैकब शांत रहा। वो शब्दों से साफ तौर पर उसे अपनी प्रजाति का बता रही थी, जो इस महिला के एक असली भेड़िए की तरह चालाक निभद का पर्याप्त सबूत था। जब वुल्फ वुमन ने देखा कि जैकब उसके जाल में नहीं फंसा तो वो अचानक आकर्षक ढंग से मुस्कुराई। मैं इस बार तुम्हें सीधे बता दूंगी, ऐसा नहीं है कि मुझे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। बात बस इतनी है कि बाहर निकलने का रास्ता एक खौफनाक चीज़ ने रोक रखा है। अगर तुम इस मनहूस जगह पर काफ़ी देर तक भटकोगे तो तुम स्वाभाविक रूप से उस बंदे से टकरा जाओगे। लेकिन वो चीज़ शायद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टियर 1 या 2 की है। इसलिए जब तक तुम भी वो नहीं हो, इस जगह से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं है। तुम चाहे कितना भी खोदो या ब्लास्ट करो, ये अजीब भूल भुलैया अंतहीन है, क्योंकि ये भूल भुलैया हर 72 घंटे में बदल जाती है। इसमें किया गया कोई भी नुकसान भी इसके साथ ही रीसेट हो जाएगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा हुआ है और तुम गोल गोल घूमते रहोगे सोचते हुए कि तुमने प्रगति की है। लेकिन तुम भूख और प्यास से जल्दी ही मर जाओगे, अगर पागलपन से नहीं तो। मेरा यकीन करो, मैंने ये बहुत मुश्किल तरीके से सीखा है। जैकब को अचानक लगा कि उसके व्याख्या में कुछ गड़बड़ है। तो तुम 2 साल तक जिंदा कैसे रहीं? लिविया के होंठ अचानक एक अर्धचंद्राकार मुस्कान में मुड़ गए। बेशक ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे इस जगह में एक स्पेशल रूम मिल गया है जहाँ कुछ मछलियों के साथ साफ पानी का पॉन्ड है। ये भी हर 3 दिन में रिकवर हो जाता है, चाहे तुम उसमें से कितना भी पियो या खाओ। बात बस इतनी है कि इसे ढूंढना एक परेशानी है, लेकिन अब मैं इसमें प्रो हूँ। ये सुनकर जैकब चुप हो गया। भले ये कितना भी बेतुका लगे, इस जगह पर यह संभव हो सकता था। अब तुम्हें समझना होगा कि मेरे साथ टीम बनाना ही तुम्हारे जिंदा रहने का और इस जगह को छोड़ने का एकमात्र तरीका है। उसकी मुस्कान कुछ हद तक अशोभन थी। एक पल सोचने के बाद उसने अपनी राइफल नीचे की और सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तभी जब मुझे खुद पर भरोसा होगा। मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डालूंगा। ये सुनकर वो चौड़ी मुस्कुराई और सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें आत्महत्या करने के लिए नहीं कहूंगी। मैं भी इस जगह को तुमसे कहीं ज़्यादा छोड़ना चाहती हूँ। जैकब उसकी बातों पर केवल विश्वास ही कर सकता था। मेरा नाम लिविया है और मैं आइस नेशन की ब्लू वुल्फ ह्यूमन ट्राइब से हूँ। लिविया ने अपना परिचय दिया। जैकब ने ठंडे स्वर में कहा। सिर्फ जैक? खैर, मुझे लगता है इसे याद रखना आसान है। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें यह मनहूस जगह दिखाती हूँ। लिविया खिलखिलाई क्योंकि उसे जैकब के अपना मूल छिपाने से कोई एतराज़ नहीं था। अगर वो उसकी जगह होती तो वो भी ऐसा ही करती या इससे भी बदतर। जैकब ने फिर लिविया का पीछा किया जब वो उसे अलग अलग रास्तों से ले गई। उसे मानना पड़ा कि ये भूल भुलैया बहुत बड़ी थी और सभी रास्ते लगभग एक जैसे दिख रहे थे। ध्यान से देखो, हर रास्ते पर खोपड़ियों के अलग अलग पैटर्न है और जब तक तुम उन्हें याद रख सकते हो तुम इस जगह को आसानी से नेविगेट कर सकते हो। इसी तरह मैंने इस भूल भुलैया के रीसेट टाइम की भी खोज की। हालांकि मुझे कहना होगा कि जब मैं ऐसा करती हूँ तो मैं लगभग पागल यानी बरसर खो जाती हूँ
उसने इस जगह के अपने बुरे अनुभव के बारे में बताते हुए आह भरी। जैकब ने भी भौएं से कोड़ी। अगर वो उसकी जगह होता तो वो भी शायद ऐसा ही करता। ये कहा जा सकता है कि जैकब लिविया से मिलकर काफ़ी खुशकिस्मत था, वरना मौत के बाद भूख ही वो चीज़ थी जिससे वो डरता था। उसने ये भी देखा कि दीवारों की खोपड़ियों को अलग अलग पैटर्न में व्यवस्थित किया गया था। अगर किसी ने सच में उन पर ध्यान नहीं दिया हो तो इसे नोटिस करना मुश्किल था। जल्द ही वे अपनी मंजिल पर पहुंच गए। अगर कहानी ने दिल छू लिया हो तो द लिट नेस्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि